अध्याय 640 हीरो सिटी के अलिखित नियम। हीरो सिटी में एक अलिखित नियम है। सबसे संपूर्ण और सबसे तेजी से अपडेट होने वाले उपन्यासों को देखने के लिए कृपया #1 खोजें। कृपया ध्यान रखें कि ताइवानी उपन्यासों के अध्यायों के सबसे तेज अपडेट के लिए supercool.com पर जाएं। इसका तात्पर्य उस टीम से है जो किसी सुपर टीम की स्टार पावर रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल है और जिसकी प्रतिष्ठा को निचली रैंकिंग वाली टीमों के सदस्यों द्वारा चुनौती दी जाती है। नियमों के अनुसार उकसाने वालों को बाहर किया जा सकता है, शीर्ष 100 टीमों के सर्वोच्च सम्मान की रक्षा के लिए। हालांकि आमतौर पर देखा जाए तो शीर्ष 100 टीमों के अधिकांश बेहद ताकतवर सदस्य उकसाने वालों को मार नहीं डालेंगे। ज्यादा से ज्यादा वे उन्हें सबक सिखाएंगे और बात वहीं खत्म कर देंगे। हालांकि कुछ लोग प्रतिशोधी और संकीर्ण मानसिकता वाले भी होते हैं, हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है। दुर्भाग्यवश ये सेंटोर पोलोन एक पागल व्यक्ति था जो शक्ति का सम्मान करता था, अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करना पसंद करता था और निम्न जातियों के प्रतिभाशाली लोगों को यातना देने और मारने में आनंद लेता था। ऐसा पागल या तो अहंकारी हृदय वाला असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है या फिर अपनी ताकत साबित करने की बेताब कोशिश में लगा एक दयनीय और अभागा इंसान। दुर्भाग्यवश बाओलोंग को अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता है। इसलिए उनकी और न्यूगाओ जैसी टीमों के सदस्य जो शीर्ष 100 टीमों में सबसे निचले पायदान पर हैं, हीरो सिटी के भूमिगत क्षेत्र में ही घमंडी और दबंग होने की हिम्मत कर सकते हैं। अगर यही हकीकत होती तो शीर्ष 100 टीमों में सबसे निचले पायदान पर मौजूद इन टीमों में घमंड करने की हिम्मत भी नहीं होती। नामी, मेरे पीछे छिप जाओ। ध्यान से देखो और देखो कि मैं इस घमंडी सेंटोर को कैसे सबक सिखाता हूँ। ठीक है भाई वांग हाओ, तो आपको सावधान रहना होगा। नामी की आंखें चौड़ी हो गईं। स्विश टिल्डा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वांग हाओ का शरीर अचानक लड़खड़ा गया और उसका पूरा स्वरूप धुंधला होने लगा। फिर बाओलोंग के सामने बिजली की एक लकीर की तरह एक काली आकृति प्रकट हुई। बुरी गति नहीं है, लेकिन मुझ जैसे प्रतिभाशाली सेंटोर से गति की तुलना करना किसी विशेषज्ञ के सामने अपनी सीमित क्षमताओं का प्रदर्शन करने जैसा है। बाओ लोंग ने ठंडी निगाहों से घूरा, उपहास किया और वांग हाओ से भी तेज गति से ऊपर की ओर उड़ान भरी और पलक झपकते ही वांग हाओ की गति के बराबर पहुंच गया। क्या कहा, इंसान सरीसृप? तुम्हारी गति तो बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। वांग हाओ को हल्की सी ठंडक महसूस हुई। कितनी तेज! ये तो मेरी पूरी ताकत से किए जाने वाले मछली की तरह तैरने वाले कदमों से भी कहीं ज्यादा तेज है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सिर्फ तेज चलना ही आता है? ये कहने के बाद वांग हाओ अचानक रुक गया। उसने जल्दी से अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और प्रतिद्वंद्वी के चेहरे की ओर शिंगई क्वान से 7 तोपों वाली मुट्ठी से वार किया। लय में यह अचानक बदलाव इतना तीव्र लगभग पल भर में हुआ कि रुझान का अनुसरण कर रहे बाओलोंग को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। धिक्कार है! बाओ लोंग चिल्लाया और वांग हाओ के मुके से बचने की तैयारी करने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिंगीकुवान में इरादे पर जोर दिया जाता है, मुट्ठी में कोई निशान नहीं होना चाहिए। जब तक बाओलोंग ने इससे बचने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका टिल्डा। वांग हाओ के लोहे के मुके का सीधा प्रहार बाओ लोंग के बाएं गाल पर हुआ। इस मुके ने 100 ड्रैगनों की शक्ति को उजागर किया, साथ ही लगातार 7 तोपों के हमलों के परिणामस्वरूप 70 अरब जिन की भयावह शक्ति उत्पन्न हुई। हालांकि सेंटोर के शक्तिशाली शरीर और जन्मजात दैवीय शक्ति को देखते हुए यह मुक्का पोलोन को गिराने में विफल रहा, लेकिन इसका कुछ प्रभाव जरूर पड़ा। एक सेंटोर को 100 मीटर तक पीछे की ओर उड़ते हुए देखा गया, जिसके बाद वह एक मोटी कंक्रीट की दीवार से टकराकर उसमें धंस गया। 10 सांसें लेने के बाद बाओलोंग दीवार में बने छेद से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर कीचड़ और राख की मोटी परत से ढका हुआ था। उसका चेहरा विकृत और सूजा हुआ था। उफ टिल्डा, बहुत दर्द हुआ। मानव बदमाश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शरीर साधना भी कर सकते हो। तुम सचमुच अद्भुत हो। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे, बाओलोंग,
सिर्फ एक जोरदार मुक्के से हरा सकते हो। हम सपने मत देखो। तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी है। लगता है आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोलने के बाद बाओ लॉन्ग ने अचानक एक भयानक आभा उत्पन्न की। उसके चारों ओर कीमती प्रकाश के छल्ले बहने लगे और उसकी रक्त शक्ति उन्मत्त रूप से सक्रिय हो गई। सिजर टिल्ड। बाओलोंग के शरीर पर हजारों काले सांपों की तरह काली ऊर्जा की एक धारा प्रवाहित होने लगी। फिर उसके सिर के ऊपरी हिस्से में, उसकी भौहों के बीच, उसकी खोपड़ी लगातार ऊपर उठने लगी और एक गहरा काला सींग उसके सिर के मांस को छेदते हुए एक छोटे बांस के अंकुर की तरह लगातार ऊपर की ओर बढ़ने लगा और जल्द ही 3 फीट लंबा हो गया। इस सेंटोर योद्धा के सिर से एक गहरा काला सींग निकला हुआ था। हे नीच इंसान, तेरी ताकत तो भयानक है। हाँ, लेकिन ये तो बस वार्म अप था। सींग उगने के बाद मेरी गति और ताकत दोनों दोगुनी हो जाएंगी। हे नीच इंसान, कांपो। हाँ, तुम पागल हो। वांग हाओ ने दूसरे व्यक्ति को ऐसे देखा जैसे वो कोई मूर्ख हो, यह महसूस करते हुए कि उसने उस मौके में अपनी पूरी ताकत का केवल 30% ही इस्तेमाल किया था। मोरो कबीले की शरीर संवर्धन तकनीकों से शरीर को परिष्कृत करने के बाद वांग हाओ का शरीर अब प्राचीन मोरो कबीले के शरीर संवर्धन के मूल अध्याय के तीसरे स्तर यानी अंग संवर्धन क्षेत्र तक पहुंच गया है। वो अपने शरीर की क्षमता का बेहतर उपयोग करने में सक्षम है और उसके मुक्के की अधिकतम शक्ति 1000 ड्रैगन की शक्ति से बढ़कर 5000 ड्रैगन की शक्ति हो गई है। यदि कोई एक कदम और आगे बढ़कर भौतिक शरीर के चौथे स्तर को पार कर ची और रक्त शोधन के स्तर तक पहुंच जाए तो भौतिक शरीर की सीमा और भी बेहतर हो जाएगी और शायद वह 100 गुना युद्ध शक्ति के साथ सीधे 10,000 ड्रैगन की शक्ति के करीब पहुंच सकता है। 10,000 ड्रैगनों की शक्ति रखने वाली प्राचीन काल की असली ड्रैगन जाति केवल एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र के स्तर पर थी। हालांकि 10,000 ड्रैगनों की अपार शक्ति के बल पर वे पहले ही एक विशाल ब्रह्मांड में एक महान प्रतिष्ठा स्थापित करने में सक्षम थे। मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत रेंगने वाला कहलाने से है। अगर मैं तुम्हें बेवकूफ घोड़े आसानी से अपने पैरों तले कुचल दूं, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि तुम सेंटोर ब्रह्मांडीय रेंगने वाले हो, सबसे नीच और घृणित प्राणी? हे चूंकि अल्फा ब्रह्मांड की शक्तिशाली जाति के तुम स्वघोषित प्रतिभाशाली लोग दूसरों को कुचलने का इतना आनंद लेते हो, तो आज मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा कि कुचले जाने का दर्द कैसा होता है। मौत सामने होते हुए भी हठधर्मी बने रहना। बाओ लॉन्ग का चेहरा उग्र, अभिमानी और उद्दंड था। उसने वांग हाओ की बातों को कोरी कल्पना कहकर पूरी तरह खारिज कर दिया। इसे नजरअंदाज करो, लेकिन जल्द ही उसे अपने अहंकार की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्विश टिल्ड। बाओ लॉन्ग की दृष्टि धुंधली हो गई और उसके सामने का लक्ष्य अचानक अपनी जीवन शक्ति खो बैठा और पूरी तरह से गायब हो गया। क्या? बाओलोंग के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। दुश्मन पर अचानक नियंत्रण खोना एक ऐसा अनुभव था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। पॉलोन के लिए, जो अपनी गति के लिए प्रसिद्ध एक प्रतिभाशाली सेंटोर था, एकमात्र संभावना यही थी कि वह अपने दुश्मन की आंखों के सामने गायब हो जाए। उसके दुश्मन के उसके सामने गायब होने की कोई संभावना ही नहीं थी। हालांकि उसके सामने खड़ा युवक बिना किसी निशान के गायब हो गया और यहाँ तक कि उसकी आभा भी पूरी तरह से लुप्त हो गई। ऐसा लगता है मानो वे इस ब्रह्मांड से पूरी तरह गायब हो गए हों। स्थानिक स्थानांतरण, पल भर में टेलीपोर्टेशन। वांग हाओ के गायब होते ही बाओ लॉन्ग के माथे पर पसीना आ गया और उसका चेहरा बेहद तनावपूर्ण हो गया। अगले ही पल वांग हाओ अचानक बाओ लॉन्ग के पीछे प्रकट हुआ और उसने एक और जोरदार मुक्का मारा। इस बार उसका निशाना बाओ लॉन्ग के पिछले पैर पर था। धमाका टिल्ड। एक भारी हथौड़े की चोट से गूंजती धीमी आवाज के बाद बाओलोंग लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और मुंह के बल कीचड़ में गिर पड़ा। उसका शरीर 200 मीटर से अधिक दूर तक घिसकता रहा और अंत में रुक गया। आसपास मौजूद भीड़ ने तुरंत रास्ता दे दिया। जैसे ही बाओलोंग गिरा, उसके सींग जमीन से टकराए और उसके शरीर के फिसलने के साथ ही धरती में एक गहरी खाई बन गई। अगर उसके चेहरे पर सीधा प्रहार न हुआ होता तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाता।
वैक्स 6 मेगाकुलम। स्टॉप्ड अध्याय 641 वांग हाओ की महत्वाकांक्षा। ध्यान रहे कि यहाँ की जमीन पूरी तरह से अति कठोर सैलो मिश्र धातु से बनी है, जिससे साधारण 8 सितारा हथियारों के लिए भी इस पर एक भी निशान छोड़ना मुश्किल हो जाता है। वांग हाओ फिर से हरकत में आया और पलक झपकते ही बाओ लॉन के पीछे प्रकट हो गया। उसने बेहोश पड़े बाओ लॉन को एक हाथ से इतनी आसानी से उठा लिया मानो कोई पत्तागोभी उठा रहा हो। फिर उसका दूसरा हाथ एक हथेली के ब्लेड में बदल गया, जो काली लपटों की एक परत से लिपटा हुआ था, और फिर काले प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया जिसने बाओलोंग के सिर पर स्थित सीन की ओर वार किया। क्लिक करे टिल्ड। धातु की हल्की सी रगड़ की आवाज के साथ वांग हाओ ने एक ही हथेली के प्रहार से सेंटोर के घमंडी सींग को काट डाला। मैंने सुना है कि यूनिकॉर्न के सींग एक कीमती संत श्रेणी की सामग्री है, हथियार बनाने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री। मुझे आश्चर्य है कि क्या अशुद्ध पेगासस वंशजों के सींगों में भी यह चमत्कारी प्रभाव होगा। तुम्हारे सिर पर यह सींग बहुत बदसूरत है, इसलिए मैं तुम पर दया करके तुम्हारी एक छोटी सी कॉस्मेटिक सर्जरी कर देता हूँ। हा हा हा। याद रखना मेरा नाम वांग हाओ है। वांग हाओ ने बाओलोंग का कान पकड़ा और उसमें चिल्लाया। एक तरफ तो वह बाओलोंग को ये याद दिलाना चाहता था कि वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, और दूसरी तरफ वो सूक्ष्म स्तर पर विभिन्न शक्तिशाली कुलों को चेतावनी देना चाहता था। अब से अपनी आंखें खुली रखें। अब से मनुष्यों को धमकाया नहीं जाना चाहिए, खासकर वांग हाओ नाम के व्यक्ति द्वारा तो बिल्कुल नहीं। ये सब करने के बाद वांग हाओ ने बाओ लॉन के शरीर को कचरे की तरह एक कोने में फेंक दिया, फिर ताली बजाई और नामी को धीरे धीरे फैटफिश किंगडम रेस्टोरेंट में ले गया। अब सभी ने नए मानव युवक वांग हाओ की भयानक शक्ति को देखा और उन सभी ने अपना रवैया बदल दिया। मुस्कुराते हुए वांग हाओ के सामने झुक गए और उसे पहले जाने का रास्ता दे दिया। रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर कतार में खड़े लोगों ने स्वाभाविक रूप से वांग हाओ और उसके साथी को अंदर जाने के लिए रास्ता दे दिया। गैलेक्सी टीम के बाकी सदस्यों को डू सानियान पहले ही रसोई से सीधे तीसरी मंजिल पर स्थित निजी कमरे में ले जा चुकी थीं। वीआईपी प्राइवेट रूम में प्रवेश करते ही उस जगह से परिचित वांग हाओ ने मेनू उठाया और 12 कोर्स का भोजन, साथ ही एक सीफूड सूप का ऑर्डर दिया। इन 13 व्यंजनों की कीमत 80 लाख योगदान अंक है। वांग हाओ के वीआईपी सदस्यता कार्ड से मिलने वाली 40% छूट के बावजूद भी इसके लिए कम से कम 48 लाख योगदान अंकों की आवश्यकता होगी। इस मिशन पर सभी ने कड़ी मेहनत की है, इसलिए ये शानदार भोजन मेरी तरफ से है। जितना चाहो उतना खाओ। यहाँ के भोजन के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत पौष्टिक होता है। वहाँ जाने के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। वांग हाओ ने सहजता से सभी को खाना शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि हर व्यंजन की मात्रा वाकई चौंकाने वाली थी, खासकर वांग हाओ द्वारा ऑर्डर किया गया ग्रिल्ड स्क्विड किंग। ग्रिल ही 500 वर्ग मीटर से अधिक जगह में फैली हुई थी, और उस पर जो ग्रिल किया जा रहा था वह एक छोटा सा विशालकाय स्क्विड था, जो देखने में किसी नवजात विकृत जीव जैसा लग रहा था और उसमें पहले से ही विशालकाय जीव जैसी ताकत थी। वह सीफूड चौडर सबसे छोटी सर्विंग थी, लेकिन सूप का कटोरा फिर भी पृथ्वी पर एक औसत डाइनिंग टेबल के आकार का था। हे बॉस वांग हाओ, मैं ले पिंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं फैटफिश किंगडम में ऐसे शानदार भोज का आनंद उठा पाऊंगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अपने जीवनकाल में मैं एक विलक्षण प्रतिभा के उदय का साक्षी बनूंगा। हा हा हा, बस इतना ही, मैं इस गिलास की आखिरी बूंद तक शराब पी जाऊंगा। इतना कहकर लेई पेंग ने लाल शराब का एक बड़ा गिलास उठाया और उसे एक ही घूंट में पी गया। बाकी सबने भी अपने गिलास उठाए। वांग हाओ, धन्यवाद। भाई कियांग ने भी शराब का गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी गया। कैप्टन, मुझे धन्यवाद व्यक्त करने में कठिनाई होती है, इसलिए मैं आपको और भाभी नामी को शीघ्र शिशु जन्म की शुभकामनाएं देता हूँ। सम्मान के प्रतीक के रूप में मैं पहले ये गिलास पीता हूँ। मू किंग के शब्दों ने तुरंत उपहासपूर्ण हंसी और छीना झपटी के शोर को जन्म दिया। गर्जना गर्जना गर्जना। ये सुनकर नामी तुरंत शर्म से लाल हो गई।
उसने शर्माते हुए वांग हाओ की ओर देखा और फिर मू किंग को गुस्से से घूरने लगी। वांग हाओ ने भौहें चढ़ाकर जोर से कहा, अरे मू किंग, तुम तो मुझसे बड़ी लगती हो, है ना? मेरे पापा से भी बड़ी। मुझे भाभी कैसे कह सकती हो? वैसे भी मैं अभी जवान हूँ और जल्दी शादी नहीं करना चाहती। आगे से नामी के सामने ऐसे मजाक मत करना। लड़कियां शर्मीली होती हैं। अरे, तुमने अभी तक अपने रिश्ते की पुष्टि भी नहीं की है और तुम नामी का बचाव करने लगी हो। लगता है तुम दोनों के बीच वाकई कुछ चल रहा है। बहन डू, मुझे बहुत जलन हो रही है। डू सान नियांग ने कहा। आज का मुख्य किरदार निस्संदेह वांग हाओ है। हर कोई उसके बारे में मजाक बनाने लगा और यहाँ तक कि नामी भी इसमें शामिल हो गई। इस उत्सव के दौरान गैलेक्सी टीम का सौहार्दपूर्ण माहौल पूरी तरह से उभरकर सामने आया। सभी ने नए कप्तान वांग हाओ को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और उनकी दिल से प्रशंसा की थी। ये भावनाओं की अभिव्यक्ति है और उससे भी बढ़कर अपने वरिष्ठ पर पूर्ण विश्वास है, ठीक परिवार की तरह है। इस क्षण हर कोई एक बड़े परिवार में पूरी तरह से विलीन हो गया है। सबसे छोटा सदस्य वांग हाओ इस विशाल परिवार का मुखिया बन गया। एक संतोषजनक भोजन के बाद उन्होंने गैलेक्सी टीम के भविष्य के विकास लक्ष्यों पर चर्चा शुरू की। वांग हाओ के मन में हीरो सिटी मार्शल आर्ट के मार्ग पर केवल एक पड़ाव था और वह वहां लंबे समय तक नहीं रुकेगा, इसलिए हर मिनट और हर सेकंड कीमती था। इसलिए वांग हाओ मूल रूप से जल्द 10 लाख युद्ध पुण्य अर्जित करना चाहता था, एक उद्धारित शरीर प्राप्त करना चाहता था, अपने परिवार से मिलने के लिए पृथ्वी पर लौटना चाहता था और फिर एक उच्चतर क्षेत्र की प्राप्ति के लिए अकेले ही तारामंडल सागर में जाना चाहता था। गैलेक्सी टीम में शामिल होने के बाद वांग हाओ की सोच में बदलाव आने लगा, लेकिन उनका लक्ष्य वही रहा। अगर कोई बदलाव होता भी है तो वह बस एक मामूली समायोजन होता है। अब वांग हाओ का लक्ष्य एक व्यक्ति से बदलकर 6 लोगों के समूह का हो गया है। उसे न केवल स्वयं पर्याप्त युद्ध कौशल अर्जित करने की आवश्यकता है, बल्कि सभी का नेतृत्व करते हुए दिवंगत कप्तान सन वू की अंतिम इच्छा पूरी करनी है और गैलेक्सी टीम की प्रसिद्धि को क्षेत्र से परे युद्ध क्षेत्रों तक फैलाना है। शीर्ष 100 टीमें, यह अंत नहीं है। नंबर 1 टीम बनना भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। किसी व्यक्ति को मछली दो तो तुम उसे एक दिन के लिए भोजन दोगे, उसे मछली पकड़ना सिखाओ तो तुम उसे जीवन भर के लिए भोजन दोगे। वांग हाओ की महत्वाकांक्षाएं तो और भी बड़ी हैं। हालांकि उनकी व्यक्तिगत क्षमता ने उन्हें बहुत कम समय में गैलेक्सी टीम को शीर्ष 100 टीमों में शामिल करने में सक्षम बनाया, लेकिन उनके गैलेक्सी टीम छोड़ने के बाद टीम अपनी आत्मा खो देगी और गैलेक्सी टीम अनिवार्य रूप से अपनी पिछली अर्धमृत स्थिति में वापस आ जाएगी या फिर से वही रेप्टाइल टीम बन जाएगी जिसे हर कोई फिर से तंग करता है। टीम की समग्र ताकत में सुधार करके और टीम को अपनी टीम भावना विकसित करने की अनुमति देकर ही यह टीम एक सच्ची सुपर टीम बन सकती है। भविष्य में भले ही टीम का कप्तान बदल जाए, टीम की आत्मा बरकरार रहेगी, उसका सामंजस्य भंग नहीं होगा और गैलेक्सी टीम की शान चमकती रहेगी। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वांग हाओ इस गैलेक्सी टीम को एक अदम्य भावना और अमर आत्मा वाली सुपर टीम में बदलने के लिए एक कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब जब हमने पेट भर खाना खा लिया है तो गैलेक्सी टीम के भविष्य के विकास पर चर्चा करने का समय आ गया है। मैंने कई कठिन प्रशिक्षण योजनाएं बनाई हैं जिनका लक्ष्य 1 महीने के भीतर सभी की ताकत को उन्नत 9वें रैंक तक या उससे भी ऊपर पहुंचाना है। इसके अलावा मैं आप में से प्रत्येक के लिए एक विस्तृत प्रशिक्षण योजना तैयार करूंगा। अब से मिशनों के अलावा आपका सारा समय प्रशिक्षण और अपनी ताकत बढ़ाने में लगाना होगा। मेरा लक्ष्य 3 महीनों के भीतर शीर्ष 100 टीमों में और 1 साल के भीतर शीर्ष 10 टीमों में शामिल होना है। वैक्स 6 मेगाकुलम स्टॉप्ड अध्याय 642 पागलपन भरी खेती योजना। अगर वांग हाओ की इस पागलपन भरी योजना का जिक्र 3 दिन पहले किया गया होता तो हर कोई इसका कड़ा विरोध करता या फिर इसे नशे में की गई बकवास समझता। हालांकि इस मिशन के बाद 20 साल से कम उम्र में वांग हाओ की अविश्वसनीय ताकत से हर कोई बहुत प्रभावित हुआ।
ये जानकर कि वांग हाओ का साधना स्तर केवल 9वें दर्जे का प्रारंभिक चरण का है, सभी और भी ज्यादा शर्म से लाल हो गए। ताइवानी उपन्यास पढ़ने के लिए इस बेहद भरोसेमंद वेबसाइट को याद रखें, जहां आपको अध्यायों के सबसे तेज अपडेट मिलेंगे। ये ध्यान देने योग्य है कि वांग हाओ का साधना स्तर वर्तमान में पूरी गैलेक्सी टीम में सबसे कम है, लेकिन उसकी ताकत असामान्य रूप से शक्तिशाली है। अगर बाकी पांचों लोग मिलकर भी काम करें, तो भी वे वांग हाओ को एक ही मुक्के से कुचलने के लिए काफी नहीं होंगे। इसलिए वांग हाओ की प्रस्तावित योजना को लेकर सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। विशेषकर नामी को वांग हाओ के अभी अभी बोले गए शब्दों ने याद दिला दिया, जिससे उसके दिल में प्रतिशोध का बीज जड़ पकड़ने और अंकुरित होने लगा और उसकी मनस्थिति पूरी तरह से उदात्ता हो गई। पिताजी, माताजी, नामी जरूर और मजबूत बनेगी। वो अपने कुल के उन सभी सदस्यों के लिए न्याय जरूर लाएगी जिनके साथ अन्याय हुआ है और जो मर गए हैं, और उन सभी जलपरियों को वापस लाएगी जो इधर उधर बिखर गई हैं। नामी की निगाहें दृढ़ हो गईं और उसकी आंखों में जो डर और बेबसी थी, वह पूरी तरह से ताकत और आत्मविश्वास से भर गई। भाई वू, कृपया स्वर्ग में मुझे आशीर्वाद दें। अपने महान शत्रु का बदला लेने और अपनी लंबे समय से संजोई हुई इच्छा पूरी करने के बाद मैं आपके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए नीचे आऊंगी। डू सानियान के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि वो सन वू के लिए अपने दिल में मौजूद भावनाओं को भुला नहीं पा रही है। कैप्टन, मैं ली पिंग बिना किसी संकोच के पूरे दिल से आपका अनुसरण करने का निर्णय लेता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपकी आधी शक्ति तक पहुँचने से ही संतुष्ट हो जाऊंगा, बॉस। हाँ, मेरी जिंदगी कप्तान की है। जब तक मुझमें सांस बाकी है, मैं आपके द्वारा बनाई गई योजना का पूरी तरह पालन करूंगा। मैंने 30 वर्षों में अनगिनत जीवन मरण की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मुझे मृत्यु से भी भय नहीं है। आप जो भी शैतानी प्रशिक्षण योजना लेकर आ सकते हैं। मैं कियांग गाजी, एक अजेय तिलचट्टा हूँ। बहुतों को इस बात का पता नहीं था कि वांग हाओ पूरी टीम की रीढ़ बन चुका था। वांग हाओ के प्रस्ताव पर लगभग सभी को कोई आपत्ति नहीं थी और इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। ... वापस भूमिगत 4000वीं मंजिल पर गैलेक्टिक टीम के घर पर। इसके बाद वांग हाओ ने सभी को सम्मेलन कक्ष में बुलाया और 3 यांत्रिक योद्धाओं को सम्मेलन कक्ष के आसपास के क्षेत्र की बारीकी से निगरानी करने का आदेश दिया। आने वाले दिनों में आप सभी एक वैकल्पिक आयाम में प्रवेश करेंगे जहां आप अंतहीन लड़ाइयों में शामिल होंगे। असली युद्ध आपकी ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा प्रशिक्षण है। मैं अपने 2 क्लोन और 3 यांत्रिक योद्धाओं का उपयोग युद्ध में करूंगा। आपको बस लगातार लड़ना है, बिना रुके तब तक लड़ना है जब तक आप पूरी तरह से थक न जाएं। हमें निरंतर युद्ध के माध्यम से अपने कौशल को निखारना होगा, ठीक वैसे ही जैसे तलवार हर बार तेज करने से और लोहे को हर बार गढ़ने से और मजबूत बनाया जाता है। चूंकि हमारी ताकत को अल्पकालिक रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए हमारी युद्ध क्षमता को बढ़ाने का एकमात्र तरीका निरंतर वास्तविक युद्ध ही है। वांग हाओ इन निरंतर लड़ाइयों के माध्यम से सभी की क्षमता को अधिकतम करना चाहता था और फिर 3 महीने की अवधि के बाद वे उच्च श्रेणी और शीर्ष श्रेणी के स्वर्गीय तारा अमृत का सेवन करके इस दौरान संचित शक्ति को उजागर करेंगे। इस तरह औषधि द्वारा बढ़ाई गई साधना का स्तर साधना के स्तर में वृद्धि के साथ आने वाले खालीपन की भावना को कम कर सकता है। इससे बुनियाद और भी मजबूत हो जाती है, जिससे खेती में भविष्य में होने वाली प्रगति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वांग हाओ द्वारा तैयार किया गया युद्ध क्षेत्र एजोर ड्रैगन स्पेस था। एजोर ड्रैगन स्पेस अब दसियों हजार मील के दायरे में फैल चुका है, जो अंदर लड़ रहे 5 लोगों के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त होने पर इसे जीवन के जल से ठीक किया जा सकता है, जो बेहद सुविधाजनक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बेहद गोपनीय है। ये स्थान मेरे अदृश्य स्थानिक घेरे के भीतर है। अगले 3 महीनों तक आपको यही प्रशिक्षण लेना होगा। मैं 2 क्लोन और 3 यांत्रिक योद्धाओं को यहाँ छोड़ जाऊंगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने प्रतिद्वंद्वी चुन सकते हैं। कोई समय सीमा नहीं है।
मैं अपनी आत्मा से यांत्रिक योद्धाओं और क्लोनों को नियंत्रित करूंगा और उनकी शक्ति को तुम्हारे बराबर लाने का प्रयास करूंगा। मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था करूंगा। तुम एजोर ड्रैगन पीक के शीर्ष पर स्थित चबूतरे पर लड़ोगे। चोट लगने के बाद आप एजोर ड्रैगन हॉल के सामने स्थित जर्ग जीन पूल में स्नान कर सकते हैं। इस पूल का जीवनदायी जल न केवल थकान दूर करता है और चोटों को ठीक करता है, बल्कि मानसिक शक्ति और आदिम बल की पुनर्प्राप्ति को भी गति देता है। ठीक है, मैंने आपको जो निर्देश दिए थे उन्हें समझा दिया है। बाकी आप पर निर्भर है। अपने निर्देश देने के बाद वांग हाओ एजोर ड्रैगन स्पेस से बाहर निकल गया और उन 5 को अंदर ही छोड़ दिया। तभी वांग हाओ को एहसास हुआ कि वो एजोर ड्रैगन स्पेस में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। वो मानो पूरे एजोर ड्रैगन स्पेस का निर्माता था, जो हर चीज के बारे में सब कुछ जानता था, यहाँ तक कि उसके भीतर मौजूद हर व्यक्ति के कार्यों को भी। इसलिए एजोर ड्रैगन स्पेस में 5 लोगों को छोड़ने के बाद वांग हाओ को जानबूझकर उन पर नजर रखने की जरूरत नहीं थी। एक ही विचार से वह ईश्वर की दृष्टि से एजोर ड्रैगन स्पेस में सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वांग हाओ ये भी सुन सकता था कि जब वह आसपास नहीं होता था तो लोग उसका मूल्यांकन कैसे करते थे। वांग हाओ द्वारा सभी को एक बिल्कुल अपरिचित स्थान पर ले जाने के बाद वे सभी इतने हैरान थे कि काफी देर तक वे कुछ बोल नहीं पाए। मेरे सामने की दुनिया धुंधली धूसर थी, आसमान में 3 सुनहरे बादल तैर रहे थे। मेरे पैरों के नीचे एक समतल मैदान था, जो लाखों वर्ग मीटर से भी कम क्षेत्र में फैला हुआ था। पूरा मैदान गोलाकार था और केंद्र में हजारों फीट ऊंचा एक विशाल महल खड़ा था। ये महल भव्य था और इसके प्रत्येक विशाल स्तंभ पर एक विशाल नीले रंग के अजगर की नक्काशी की गई थी, जो अपने दांत दिखा रहा था और अपने पंजे लहरा रहा था। हालांकि अजगर की नक्काशी वाला एक स्तंभ इतना बड़ा था कि उसके चारों ओर घूमने के लिए कम से कम 100 लोगों की आवश्यकता होती। ये दृश्य देखकर सब इतने स्तब्ध रह गए कि काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। भाई कियांग, आप सबसे बड़े हैं। क्या आपने कभी इतना प्राचीन महल देखा है? क्या आप जानते हैं कि यह जगह कहाँ है? ली पेंग को लगा कि उसका पूरा विश्व दृष्टिकोण और मूल्य पूरी तरह से उलट गए हैं। जीवन के प्रति मेरी पूरी समझ ही पूरी तरह से बदल गई है। कियांग भी सदमे से अवाक रह गया। मुझे भी नहीं पता। मुझसे मत पूछो, सीधे वांग हाओ से पूछ लो। इसी क्षण डू सन्नियांग अचानक बोल पड़ी, बकवास मत करो। क्या वांग हाओ ने अभी अभी यह नहीं कहा कि यह स्थान उसके अदृश्य स्थानिक वलयों में से एक के अंदर है? हम इस समय उसके स्थानिक वलय के अंदर ही हैं। अरे बिल्कुल नहीं, ये स्थानिक वलय तो बहुत विशाल है। इसमें तो लगभग एक क्षुद्र ग्रह समा सकता है। और अजीब बात यह है कि हमारे स्थानिक वलय एक साथ इसके अंदर कैसे हो सकते हैं? तर्क के हिसाब से स्थानिक वलय के भीतर के स्थानिक विन्यास एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के अंदर समा नहीं सकते, है ना? लेकिन मेरा स्थानिक वलय वांग हाओ के स्थानिक वलय के अंदर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। मू किंग को ऐसा लगा जैसे उसने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो, और उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में अपने हाथ में मौजूद स्थानिक अंगूठी से वस्तुएं निकाल सकता है। ये तो समझ में नहीं आता। मैं भी कोशिश करूंगा। ली पेंग ने भी अपनी उंगली पर मौजूद स्थानिक अंगूठी से संवाद करने की कोशिश की, और थोड़ी देर बाद उसका चेहरा काफी दिलचस्प हो गया। वैक्स 6 मेगाकुलम स्टॉप्ड अध्याय 643 किमियागर। अरे बाप रे, ये तो सच में है। वांग हाओ वाकई मायावी है, वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इतनी कम उम्र में ही उसके पास 9वें स्तर के प्रतिद्वंद्वी को पल भर में मार गिराने की भयानक ताकत तो है ही, साथ ही उसके पास एक अविश्वसनीय स्थानिक छल्ला भी है। आखिर ये कौन है? पूरे आकाशगंगा में किसी ने भी वांग हाओ का नाम क्यों नहीं सुना? ज्यादा सोचना बंद करो। वांग हाओ का अतीत रहस्य से घिरा है, हमारी समझ से परे है। लेकिन अभी व्यर्थ की अटकलें लगाने का समय नहीं है। चलो वांग हाओ के निर्देशों का पालन करें और अपना कठिन प्रशिक्षण शुरू करें। उम्मीद है
सभी 3 महीनों के भीतर अपना रूपांतरण पूरा कर लेंगे। मू किंग ने विनम्रतापूर्वक उन्हें याद दिलाया। नामी को कोने में सहमी हुई खड़ी देखकर डू सन्नियांग ने चिंता से कहा, ताइवानी उपन्यास पढ़ने के बेहतरीन अनुभव के लिए इस साइट का डोमेन नाम याद रखें। नामी, वांग हाओ ने मुझे तुम्हारी स्थिति के बारे में बताया। अगले 3 महीने तुम मेरे साथ प्रशिक्षण लोगी। साधना से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक पूछ लेना। वैसे मुझे अभी तक ये नहीं पता कि तुम्हारी वंश प्रणाली क्या है। तुम्हारी सबसे अच्छी आक्रमण विधि क्या है? क्या तुम मुझे इसका प्रदर्शन करके दिखा सकती हो? डू सानियान के इतने उत्साह से पूछे जाने पर नामी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अपनी घबराहट का एहसास होते ही नामी का चेहरा लाल हो गया। उसने दबी आवाज में कहा, बहन डू, हमारे मत्स्यकन्या वंश को ज्वार बुलाने वाली मत्स्यकन्याओं के वंश की विरासत मिली है, जो प्राचीन काल के 3000 सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक था। मेरी जन्मजात अलौकिक शक्ति ज्वार की शक्ति है, जिससे मैं अंतरिक्ष में जल तत्वों को बुलाकर उन्हें ज्वार में परिवर्तित कर शत्रुओं को पीछे हटा सकती हूँ। ये जल कोश बनाकर शत्रुओं को फंसा भी सकती है। मेरी सहायक क्षमता जल तत्वों की शक्ति का उपयोग करके बाहरी चोटों को ठीक करना है। ये सुनकर डू सन्नियांग की आंखें चमक उठीं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास आक्रमण और रक्षात्मक दोनों क्षमताएं हों, साथ ही उपचार की प्रतिभा भी हो, पूरी हीरो सिटी में उसकी बहुत मांग है। हमारी गैलेक्सी टीम को इस बार खजाना मिल गया है। ओह, नामी थोड़ा शर्मा गई और धीरे से बोली। तारीफ मिलने के बाद उसका आत्मविश्वास भी थोड़ा बढ़ गया और वांग हाओ के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। अगर आप खुद बदला लेना चाहते हैं तो आपको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जी हाँ, भाई वांग हाओ, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। नामी ने मन ही मन चिल्लाकर खुद को प्रोत्साहित किया और वांग हाओ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। ... ठीक है, अब हम सब अपना अपना प्रतिद्वंदी ढूंढ लेते हैं। मेरा सुझाव है कि कियांगे और मैं वांग हाओ के क्लोनों में से एक को चुनौती दें और आप तीनों एक यांत्रिक योद्धा चुनें। जब वांग हाओ मौजूद नहीं थे तो डू सन्नियांग ही एकमात्र प्रभारी थीं और स्वाभाविक रूप से किसी ने भी उनके सुझाव पर आपत्ति नहीं जताई। सभी के अपने अपने प्रतिद्वंद्वी चुनने के बाद युद्ध शुरू हो गया। क्योंकि क्लोन बोल नहीं सकते और यांत्रिक योद्धाओं ने कभी एक शब्द भी नहीं बोला है, इसलिए लड़ाई लगभग तुरंत ही खत्म हो जाती है, बिना किसी अनावश्यक संवाद के। वांग हाओ की प्रशिक्षण योजना के अनुसार युद्ध का मुख्य उद्देश्य अपने शरीर पर नियंत्रण में सुधार करना और अपने शारीरिक शरीर की पूरी क्षमता को उजागर करने का प्रयास करना है। वांग हाओ के अनुभव के अनुसार शरीर जितना मजबूत होगा, उतनी ही अधिक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है। ये बात तब और भी सच हो जाती है जब किसी की शक्ति समाप्त हो जाती है और उसकी मानसिक ऊर्जा पूरी तरह से थक जाती है। इसके अलावा अन्य शक्तिशाली नस्लों की तुलना में मनुष्य शारीरिक रूप से काफी कमजोर हैं। समान साधना स्तर के बावजूद कम शारीरिक क्षमता वाले मनुष्यों को अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए वांग हाओ ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि इस कठिन प्रशिक्षण के दौरान उसे अपने शारीरिक क्षमता को बाहर लाने के लिए सावधानीपूर्वक युद्ध कौशल को निखारने का प्रयास करना चाहिए। कई दौर की शुद्धि और अस्थि मज्जा को मजबूत करने के बाद 9वें स्तर के विशेषज्ञों के शारीरिक शरीर सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होते हैं, लेकिन वे अभी भी अन्य शक्तिशाली जातियों से बहुत पीछे हैं। यही कारण है कि उनमें अन्वेषण की अपार संभावनाएं हैं। वांग हाओ इसका एक अच्छा उदाहरण है। वांग हाओ की शक्ल सूरत किसी सामान्य इंसान से अलग नहीं है, लेकिन कौन बता सकता है कि उसके साधारण शरीर के नीचे एक प्राचीन जानवर जैसी भयानक शक्ति छिपी हुई है। इन पांचों में से केवल कियांगे ने ही औपचारिक रूप से हाथ मिलाकर लड़ने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और अनगिनत लड़ाइयों में भाग लिया था। उनका उपनाम कियांगे इसलिए पड़ा क्योंकि वे एक अजेय तिलचट्टा हैं। हालांकि जब वांग हाओ के क्लोन का अकेले सामना करना पड़ा तो कियांगे को ही सबसे बुरी तरह से मार पड़ी। क्योंकि वांग हाओ के 3 क्लोनों में से केवल वांग हाओ ही मुख्य शरीर है,
जो रहस्यमय ब्लैक ड्रैगन पल के साथ समाहित हो चुका है। इसके अलावा पहले निगले गए उन्नत पदार्थ पूरी तरह से परिष्कृत होकर उसके शरीर में एकीकृत हो चुके हैं, जिससे उसका शरीर चट्टान की तरह मजबूत और तलवारों और भालों से अप्रभावित हो गया है। एक साधारण मुक्का भी पहाड़ों को चीर सकता है और धरती को चकनाचूर कर सकता है, और एक पूरी ताकत से मारा गया मुक्का 10,000 ड्रैगन की भयानक शक्ति को उजागर कर सकता है। भाई कियान की ताकत के सामने 10 ड्रैगन की शक्ति को सह पाना ही उनकी सीमा है। इससे ज्यादा होने पर उनके शरीर की सारी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। इसलिए कियान गे के खिलाफ लड़ते समय वांग हाओ यी का क्लोन वांग हाओ के दिमाग के नियंत्रण में केवल 10 ड्रैगन की शक्ति का ही प्रयोग कर सकता था, और उसका आकार भी कियान गे के समान ही सिकुड़ गया था। मूल रूप से केवल अपनी उंगलियों को हिलाने की शक्ति ही उसके पास थी। फिर भी भाई कियान की बहुत बुरी तरह पिटाई हुई। 10 से भी कम मुक्कों में उसके शरीर की 100 से अधिक हड्डियां टूट गईं, रक्तवाहिकाएं फट गईं और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। पफ टिल्डर कियान गे ने मुंह भर कर खून थूका, उसका पूरा चेहरा सुअर के सिर की तरह सूज गया था। धिक्कार है, ये तो बहुत ही भयानक है। ये तो वांग हाओ के क्लोनों में से सिर्फ एक है, और यह अभी से इतना डरावना है। वांग हाओ का असली शरीर कितना शक्तिशाली होगा, ये सोचकर भाई कियांग शर्म से लाल हो गए और उन्हें खुद पर शर्म महसूस हुई। हालांकि उसकी गलतफहमी का कारण ये था कि वांग हाओ का मुख्य शरीर भी अपने तीनों क्लोनों की तुलना में ताकत के मामले में सबसे निचले पायदान पर था। अगर वांग हाओ का मुख्य शरीर खुद वांग हाओ से लड़ता तो वह बुरी तरह हार जाता। बस थोड़ा सा फर्क इतना है कि वह भाई कियांग जितना लंगड़ा नहीं है। बाकी लोगों की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। 3 चालों के भीतर ही लगभग सभी लोग चोटिल हो गए थे। ... दूसरी ओर वांग हाओ ने अपने राक्षसी शक्तियों को मुक्त करके पूरे जल शोधन संयंत्र के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी। उस दानव की विशेष क्षमताओं के कारण गैलेक्टिक टीम हाउस में स्थित संपूर्ण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को तुरंत ही राष्ट्रपति सुरक्षा स्तर की सुविधा में बदल दिया गया, जिसकी सुरक्षा रेटिंग 5S थी। इसके बाद वांग हाओ ने अपने क्लोन वांग हाओ सान को बुलाया और उसे विनाश की ज्वाला का उपयोग करके आध्यात्मिक औषधि को परिष्कृत करने के लिए कहा। इन 3 महीनों के दौरान वांग हाओ ने 2 प्रकार की गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बनाई। एक है दिव्य आत्मा का तरल पदार्थ, जिसका उपयोग साधना को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा है अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली, जिसका उपयोग अस्थि मज्जा को शुद्ध करने और शरीर को रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली की विधि हीरो सिटी में नहीं मिली। इसके बजाय वांग हाओ ने हथियार निर्माण के उस्ताद मोदी की यादों के आधार पर एक विधि प्राप्त की। सौभाग्य से मो संप्रदाय के खंडहरों की इस यात्रा के दौरान एकत्रित की गई बड़ी संख्या में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में मज्जा शुद्धिकरण गोली को परिष्कृत करने के लिए सभी आवश्यक सामग्रियां मौजूद थीं, जिससे वांग हाओ को बहुत सारी परेशानियों से बचाया जा सका। सबसे पहले वांग हाओ ने 3 दिन उच्च श्रेणी के 300 बोतल हेवनली स्टार स्पिरिट लिक्विड और 100 बोतल टॉप ग्रेड हेवनली स्टार स्पिरिट लिक्विड को परिष्कृत करने में बिताए। उसके बाद उन्होंने अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली को परिष्कृत करना शुरू किया। गोलियों और औषधियों को परिष्कृत करना तरल दवाओं को परिष्कृत करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। न केवल लौ के तापमान का नियंत्रण अधिक सख्त है, बल्कि गोली को संघनित करने की प्रक्रिया को भी अत्यंत सावधानी से संभालना होगा। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप केवल कुशल होने से ही हासिल कर सकते हैं। इसके लिए रसायन शास्त्र की बहुत उच्च स्तर की समझ भी आवश्यक है। इसलिए आज अल्फा ब्रह्मांड में रसायन विद्या का अभ्यास करने वाले रसायन शास्त्रियों को अलग से वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें रसायन शास्त्री कहा जाता है। स्टॉप्ड अध्याय 644 अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली। सामान्य तौर पर कहें तो रसायन शास्त्री फार्मासिस्टों से कहीं अधिक उच्च स्तर के होते हैं। हर रसायन शास्त्री फार्मासिस्ट के पद से ही ऊपर उठता है, लेकिन हर फार्मासिस्ट एक कुशल रसायन शास्त्री नहीं बन सकता। कृपया सबसे संपूर्ण और सबसे तेजी से अपडेट होने वाले उपन्यासों के लिए खोजें।
जिस प्रकार एक साधारण प्रशिक्षु परीक्षा और अनुभव संचय के माध्यम से प्रोफेसर स्तर का मुख्य चिकित्सक बन सकता है, उसी प्रकार हर साधारण डॉक्टर प्रोफेसर स्तर का चिकित्सक नहीं बन सकता। क्योंकि रसायन शास्त्र एक औषधि निर्माण तकनीक है जो प्राचीन काल में लुप्त हो गई थी, इसलिए आज बहुत कम फार्मासिस्ट ऐसे हैं जो इस गहन औषधि निर्माण तकनीक में महारत हासिल कर सकते हैं। सामान्य तौर पर फार्मासिस्ट बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 40 वर्ष होनी चाहिए, जबकि कीमियागर बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। पढ़ने के लिए कृपया ताइवान नोवेल नेटवर्क TTN को याद रखें। हालांकि अधिकांश फार्मासिस्टों के पास पैसों की कमी नहीं होती, वे एक महंगी जीन विस्तारित सुई खरीदकर आसानी से अपनी आयु को 300 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। यदि यह कोई शक्तिशाली वंश है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो उनके लिए किसी दुर्लभ और मूल्यवान पदार्थ को निकालकर हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजारों वर्षों तक जीवित रहना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि ये सलाह वांग हाओ पर लागू नहीं होती थी। आखिरकार मास्टर मुंडो से औषधि बनाने का कुछ अधूरा अनुभव सीखने के अलावा वांग हाओ ने मूल रूप से औषधि बनाने के अपने बाकी कौशल को स्वयं ही प्रयोग और त्रुटि के माध्यम से सीखा। इस प्रकार की अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली के सभी मूल तत्व ब्लैक पल के पूर्व मालिक मोजी की यादों से प्राप्त किए गए थे। मोजी के समय में इस तरह की अस्थि मज्जा को साफ करने वाली गोली एक आम बुनियादी दवा थी, ठीक वैसे ही जैसे आज सर्दी जुकाम के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली आम दवा जो हर जगह मिल जाती थी। हालांकि आज के अल्फा ब्रह्मांड के लिए ऐसे अमृत जो अस्थि मज्जा को शुद्ध कर सके और शारीरिक संरचना में मौलिक रूप से सुधार कर सके तथा रक्त परिसंचरण को बढ़ा सके, अत्यंत मूल्यवान हैं। अल्फा ब्रह्मांड की शीर्ष 100 जातियों में से केवल कुछ ही ऐसी हैं जो मज्जा शुद्धिकरण गोली के समान प्रभाव वाले अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम हैं। वांग हाओ के अनुभव के अनुसार यहाँ तक कि लिंगशी वंश, जो सबसे अधिक फार्मासिस्ट पैदा करने के लिए जाना जाता है, एक अस्थि संरक्षण औषधि का उत्पादन करता है जिसकी प्रभावकारिता मज्जा शुद्धिकरण गोली की तुलना में कहीं कम है। तरल औषधियों की प्रभावकारिता ठोस गोलियों से बहुत अलग होती है और उन्हें परिष्कृत करने की कठिनाई तो बिल्कुल ही अलग होती है। इसलिए वांग हाओ उस अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली को लेकर बेहद उत्सुक थे जिसे वह परिष्कृत करने का प्रयास करने वाले थे। ठोस गोलियों को परिष्कृत करने में 3 चरण शामिल हैं: तापमान निर्धारण, सम्लन और संघनन। पहले 2 चरण कठिन नहीं हैं और मैंने इन तकनीकों में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चरण संघनन अत्यंत गहन है। पारंपरिक विधि में गाढ़े औषधीय तरल को अधिकतम ठंडा करने और उसे ठोस बनाने के लिए एक कड़ाही के साथ मंत्रों का प्रयोग करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं है, अन्यथा गोली खराब हो जाएगी। गोली या कड़ाही के फटने का भी खतरा रहता है, जो घातक हो सकता है। क्योंकि जब औषधियों को ठोस अवस्था में केंद्रित किया जाता है, तो उनकी ऊर्जा भी अत्यधिक केंद्रित हो जाती है। उंगली के आकार की 9वीं श्रेणी की एक छोटी सी औषधि में अक्सर एक छोटे परमाणु बम से भी अधिक भयावह ऊर्जा होती है। अन्यथा इतनी छोटी सी गोली भला 9वें स्तर के विशेषज्ञ को अचानक एक स्तर ऊपर कैसे पहुंचा सकती है, या फिर सीधे किसी प्रमुख क्षेत्र को पार करके तारकीय स्तर का विशेषज्ञ कैसे बना सकती है। अगर 9वीं श्रेणी की गोलियों के बारे में ये सच है, तो उससे भी कहीं अधिक भयावह पवित्र श्रेणी की गोलियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये पौराणिक दिव्य गोलियां आत्म जागरूकता भी उत्पन्न कर सकती हैं और इनमें अविश्वसनीय अलौकिक शक्तियां होती हैं। सभी चीजों में आत्मा होती है। औषधियां, जड़ी बूटियां, फूल और पत्थर सब एक समान हैं। एक बार जब उनमें आत्मा आ जाती है, तो वे आत्म जागरूकता विकसित कर सकते हैं। राक्षसी आत्मा का असली रूप एक रासायनिक गुड़िया था। हथियार निर्माण के उस्ताद मोदी द्वारा आत्मा का संचार किए जाने के बाद यह अपनी स्वयं की चेतना वाली एक हथियार आत्मा बन गई। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली में 9 औषधीय जड़ी बूटियां होती हैं, जो एकात्मता की वापसी का प्रतीक हैं। ये सभी जड़ी बूटियां उपलब्ध थीं और वांग हाओ ने मो संप्रदाय के खंडहरों के प्राचीन जंगल में अनायास ही काफी सारी जड़ी बूटियां एकत्र कर ली थीं।
नीले ड्रैगन स्पेस में रोपित आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर ये वांग हाओ के लिए एक बार में लगभग 3000 गोलियों के बैच तैयार करने के लिए पर्याप्त थीं। एजो ड्रैगन स्पेस में ऊर्जा अयस्क पाउडर से परिपक्व होने के बाद लगभग हर 7 दिनों में 5000 वर्ष पुरानी उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक बैच प्राप्त किया जा सकता है। यदि 10,000 वर्ष से अधिक पुरानी उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी की आवश्यकता हो तो कम से कम आधे महीने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना आवश्यक है। हालांकि वांग हाओ, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, का मानना था कि 1000 प्रयासों के बाद भी यदि वह एक बार भी सफल हो जाता है तो वह कम से कम 9 अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोलियां बना सकता है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए एजो ड्रैगन स्पेस में प्रवेश करने के बाद वांग हाओ सीधे एजो ड्रैगन हॉल में गए और फिर अल्केमी हॉल में प्रवेश कर गए। बाकी समय के लिए वांग हाओ अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली को परिष्कृत करने के लिए रसायन शास्त्र कक्ष में ही रहेगा। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली औषधीय जड़ी बूटियों को वांग हाओ द्वारा 9 ढेरों में बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था। रसायन विद्या कक्ष में एक औषधि पात्र है जो पूरी तरह से काला है और उस पर बादलों पर सवार 9 नीले ड्रैगन उकेरे गए हैं। वांग हाओ ने इस औषधि पात्र का नाम नीला ड्रैगन पात्र रखा। वांग हाओ इस एजो ड्रैगन कड़ाही से पहले से ही काफी परिचित था। वांग हाओ द्वारा मंत्रोच्चार करने के तुरंत बाद नीले ड्रैगन कड़ाही का ढक्कन उठ गया। फिर वांग हाओ के मानसिक नियंत्रण में काली लौ की एक हल्की सी लकीर अलग होकर आग के बीज के रूप में नीले ड्रैगन कड़ाही में रख दी गई। क्योंकि एजो ड्रैगन कड़ाही का उपयोग करना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए वांग हाओ को हर बार काली ज्वालाओं का सेवन करना पड़ता है और साथ ही बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा भी खर्च होती है, इसलिए वांग हाओ इसका उपयोग केवल दवा बनाने और अपेक्षाकृत जटिल हथियार तैयार करने के दौरान ही करता है। वांग हाओ अपनी दिव्य शोधन तकनीक का उपयोग करके दूर से ही काली ज्वालाओं को नियंत्रित कर सकता था, जिससे वह साधारण शमन तरल पदार्थों को परिष्कृत कर युद्ध तलवारें बना सकता था। रसायन शास्त्र के नाजुक कार्य की बात करें तो वांग हाओ का रसायन शास्त्र का स्तर अभी इतनी सटीकता और पूर्णता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे एक औषधीय कड़ाही का उपयोग सहायता के रूप में करना पड़ा। एजो ड्रैगन कड़ाही में कई परतें होती हैं, जिन्हें सामग्री की मात्रा के अनुसार अलग अलग आकार के हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक हिस्से का तापमान मानसिक शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इससे न केवल समय की बचत होती है और कार्यकुशलता बढ़ती है, बल्कि औषधीय तरल सम्लन के दूसरे चरण की विफलता दर में भी काफी कमी आती है और गोली संघनन के तीसरे चरण की सफलता दर में वृद्धि होती है। वांग हाओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को 9 धागों में संघनित किया, जिनमें से प्रत्येक एक विशाल हाथ में परिवर्तित हो गया, और फिर उसने बारी बारी से 9 सामग्रियों को नीले ड्रैगन कड़ाही में फेंक दिया। फिर प्रत्येक औषधीय जड़ी बूटी की विशेषताओं के अनुसार गर्मी और तापमान को इस तरह से समायोजित किया जाता है कि ये 9 औषधीय जड़ी बूटियां उचित तापमान पर प्यास बुझाने की प्रक्रिया का पहला चरण शुरू कर सकें। जल्द ही वांग हाओ द्वारा अंतरिक्ष की 9 परतों में से प्रत्येक के तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करने के बाद 9 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां उच्च तापमान के तहत पिघलने लगीं और काली अशुद्धियां लगातार निकलकर काली लपटों में टपकने लगीं, जहां वे काली लपटों के उच्च तापमान से जलकर राख हो गईं। जो बचा था वह अलग अलग रंगों की तरल दवा की 9 गांठें थीं। इन औषधीय द्रवों को शुद्ध करने के बाद द्रवों से अशुद्धियों और अनुपयोगी तत्वों को लगातार हटाने के लिए लौ के तापमान को समायोजित करना आवश्यक होता है। इसके लिए अत्यधिक अनुभव, समझ और मानसिक शक्ति पर नियंत्रण की क्षमता की आवश्यकता होती है। मानसिक नियंत्रण जितना मजबूत होगा, लौ को उतना ही छोटा करके विभाजित किया जा सकता है, अशुद्धियों को उतनी ही अच्छी तरह से दूर किया जा सकता है, और अंतिम औषधीय तरल उतना ही शुद्ध होगा। औषधीय द्रव जितना अधिक परिष्कृत होगा, उसमें अशुद्धियां उतनी ही कम होंगी, जिससे औषधीय द्रवों के बाद के सम्लन में बहुत मदद मिलती है और यह सीधे तौर पर इस बात को भी प्रभावित कर सकता है कि गोली बन पाएगी या नहीं और गोली की अंतिम प्रभावकारिता क्या होगी।
स्टॉप्ड अध्याय 645 से कीमियागरी की शुरुआत होती है। क्योंकि वांग हाओ विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों के मिश्रण से पहले से ही बहुत परिचित थे, खासकर तारा में आकाश तकनीक का अभ्यास करने के बाद उनकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास बहुत तेजी से हुआ। इसके अलावा चाकू फेंकने के कौशल का लगातार अभ्यास करने से वांग हाओ की मानसिक ऊर्जा पर नियंत्रण क्षमता सामान्य कीमियागरों की तुलना में बेहतर हो गई है। ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित हो रही है, जो आपको त्रुटियों और अव्यवस्थित अध्यायों से मुक्त पठन अनुभव प्रदान करती है। इसलिए औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत करने का ये पहला चरण वांग हाओ के लिए कोई मुश्किल नहीं था। पहले ही प्रयास में सभी 9 औषधीय जड़ी बूटियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया गया। अगला चरण सम्लन का दूसरा चरण है। यह विभिन्न औषधीय तरल पदार्थों को उनके गुणों के अनुसार क्रम, समय और मात्रा के संदर्भ में संयोजित करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए विभिन्न औषधियों के गुणों की गहन समझ, अत्यधिक सावधानी और बहुत उच्च स्तर के अनुभव की आवश्यकता होती है। वांग हाओ ने 9 औषधीय जड़ी बूटियों में से 7 को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह विशेषज्ञ होने से बहुत दूर था और उसे उनके साथ बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। इसलिए वांग हाओ ने ये कदम बहुत धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक उठाया, जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले हड्डियों को शुद्ध करने वाले हर्बल तरल की 3 बूंदों को रक्त की मरम्मत करने वाली जड़ी बूटी की 5 बूंदों के साथ मिलाएं। फिर इस मिश्रित औषधीय तरल में सिल्वर लिली के फूल के रस की 9 बूंदें मिलाएं। पहले 2 सम्लन खतरनाक स्थिति में थे, लेकिन अंततः सुरक्षित साबित हुए। हालांकि जैसे ही वांग हाओ चौथे औषधीय तरल को मिलाने ही वाले थे, एक दुर्घटना घटित हो गई। क्योंकि सम्लन अपेक्षा से 1 सेकंड के 10वें हिस्से पहले हुआ, परिणामस्वरूप उत्पन्न तरल अस्थिर ऊर्जा के कारण प्रज्वलित हो गया। इससे दवा के तरल पदार्थ का पूरा बैच अनुपयोगी हो गया। सौभाग्य से कोई विस्फोट नहीं हुआ, अन्यथा मेरी मानसिक ऊर्जा समय पर वापस नहीं ली जा सकी होती और मेरी चेतना का सागर शायद प्रभावित हो गया होता। वांग हाओ ने राहत की एक लंबी सांस ली। 10 मिनट आराम करने के बाद वांग हाओ ने अपने मन में असफलता के अनुभव की समीक्षा की और दूसरे प्रयास शुरू करने से पहले उससे सीखे गए सबक का सारांश प्रस्तुत किया। पहले अनुभव के आधार पर औषधीय तरल को परिष्कृत करने का पहला चरण बहुत ही सुचारू रूप से चला और सम्लन का दूसरा चरण भी जल्दी से पूरा हो गया, जिससे 8वीं औषधीय जड़ी बूटी से तरल का सम्लन प्राप्त हुआ। धीरे धीरे, स्थिर गति से वांग हाओ लगातार खुद को याद दिलाता रहता था, क्योंकि वह जानता था कि अधीर होकर गलतियां करने से बेहतर है कि थोड़ा अधिक समय लिया जाए। वाह, आखिरकार सम्लन सफल हो गया। अब बस अंतिम औषधीय द्रव का सम्लन बाकी है। अंतिम औषधीय द्रव को मिलाने के लिए केवल 3 बूंदों की आवश्यकता है। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण अंतिम चरण है, औषधीय तरल को मिलाने की पूरी प्रक्रिया में सबसे कठिन कदम है। जैसे जैसे औषधीय घोल में अधिक सामग्री शामिल की जाती है, औषधीय गुण अधिक जटिल और अस्थिर होते जाते हैं। एकीकरण की कठिनाई भी तेजी से बढ़ती जाती है। जल्दीबाजी मत करो, अभी भी 2900 से अधिक मौके हैं, आराम से आगे बढ़ो। वांग हाओ खुद को दिलासा देता रहा। खुद को शांत करने के बाद वांग हाओ ने अंतिम औषधीय तरल 7 पूंछ वाले जिनसेंग के तरल की 3 बूंदें निकाली, उन्हें आपस में मिलाया और मिश्रित औषधीय तरल में मिला दिया। जब इन 3 बूंद नीले रंग की बूंदों को उस दवा में मिलाया गया, जो 8 रंगों का मिश्रण थी, तो ये ठीक वैसा ही था जैसे उबलते हुए गर्म तेल के बर्तन में 1 चम्मच ठंडा पानी डाल दिया गया हो। छप 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 टिल्ड, औषधीय द्रव का पूरा ढेर हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करने लगा। एजोर ड्रैगन हॉल के मध्य भाग में बास्केटबॉल के आकार का औषधीय द्रव का ये ढेर बेतहाशा छटपटाने लगा। क्या ये सफल रहा? वांग हाओ का चेहरा खुशी से चमक उठा। हालांकि खुशी का वो भाव 3 सेकंड से भी कम समय तक ही टिका रहा। 9 औषधीय तरल पदार्थों को मिलाने के महज 3 सेकंड बाद मिश्रण की प्रक्रिया में खराबी के कारण पूरे मिश्रण का प्रभाव बदल गया। नुस्खे के अनुसार तरल में 9 रंगों का मिश्रण होना चाहिए, साथ ही एक समृद्ध और सुगंधित खुशबू भी होनी चाहिए। जब औषधीय द्रव को गलत तरीके से मिलाया गया,
तो द्रव का अंतिम रंग काला हो गया और पूरे द्रव से तेज जली हुई गंध आने लगी। कुछ जलने जैसी गंध आ रही थी। अरे, ये फिर से विफल हो गया। सम्लन प्रक्रिया के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन औषधीय तरल पदार्थों के अंतिम सम्लन के दौरान मेरी लापरवाही और ऊष्मा को ठीक से नियंत्रित न कर पाने के कारण औषधीय तरल पदार्थों की अंतिम सम्लन और किण्वन प्रक्रिया गड़बड़ हो गई। गोलियों को परिष्कृत करना शराब के तरल को परिष्कृत करने से 1000 गुना, 10,000 गुना अधिक कठिन है। लगातार 2 हार ने वांग हाओ को पराजित नहीं किया, बल्कि इसने उनके कभी हार न मानने के दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर दिया। इसके बाद वांग हाओ ने अपना तीसरा प्रयास शुरू किया। परिणामस्वरूप अंतिम सम्लन प्रक्रिया के दौरान गर्मी से संबंधित समस्याओं के कारण तीसरा प्रयास भी विफल रहा। चौथा प्रयास भी विफल रहा। 5वां प्रयास भी विफल रहा। 17 प्रयासों के बाद वांग हाओ ने बार बार की असफलताओं के बावजूद अंततः औषधीय तरल के अंतिम किण्वन के लिए इष्टतम तापमान का पता लगा लिया। आखिरकार हम सफल हो गए। अंतिम चरण गोली को संघनित करना है। गोली को संघनित करने के लिए हमें पहले पिघले हुए औषधीय द्रव को लगातार गाढ़ा करना होगा। द्रव के पुनर्तः सांद्रित होने पर ही गोली का आकार लिया जा सकता है। अन्यथा यदि द्रव बहुत पतला हो जाता है तो गोली आकार नहीं ले पाएगी, जिससे उसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता बहुत कम हो जाएगी। इस औषधि को गाढ़ा करने का अंतिम चरण एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन यही वह चरण भी है जो किसी के धैर्य की सबसे अधिक परीक्षा लेता है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपके सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इस औषधि को संघनित करने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, नागरिक और सैन्य, जिन्हें क्रमशः धीमी विधि और तीव्र विधि कहा जाता है। इस धीमी विधि में औषधीय द्रव को कम तापमान वाली आंच पर धीरे धीरे उबाला जाता है, जिससे द्रव में मौजूद पानी और अवशेष धीरे धीरे निकल जाते हैं और अंततः एक गाढ़ा मरहम तैयार हो जाता है। फिर विभिन्न गोली संघनन तकनीकों और मंत्रों के माध्यम से गोलियों को गोल और भरी हुई गोलियों में संघनित किया जाता है। तथाकथित तेज विधि में दवा के तरल से अशुद्धियों और पानी को कम से कम समय में हटाने के लिए सीधे गोली संघनन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें दवा के तरल में मौजूद पानी को तेजी से वाष्पित करने और अशुद्धियों को कम से कम समय में बाहर निकालने के लिए गर्म और ठंडे तापमान का बारी बारी से उपयोग किया जाता है। गोली को संघनित करने में लगने वाला समय धीमी विधि की तुलना में कई गुना कम होता है। धीमी विधि की तुलना में तीव्र विधि न केवल दवा के संघनन की गति को बढ़ाती है, बल्कि कम से कम समय में दवा के प्रभाव को गोली के भीतर पूरी तरह से सील कर देती है, जिससे लंबे समय तक आग के संपर्क में रहने के कारण दवा के प्रभाव में होने वाली कमी कम हो जाती है। इसलिए सामान्य तौर पर कहें तो तेज विधि न केवल धीमी विधि से तेज है, बल्कि इससे बेहतर गुणवत्ता और दिखावट वाली गोलियां भी बनती हैं। हालांकि तेज विधि में उच्च गति की आवश्यकता होने के कारण गोली बनाने की सफलता दर धीमी विधि की तुलना में कम होती है और रसायन शास्त्रियों के लिए आवश्यकताएं भी अधिक कठिन होती हैं। किसी व्यक्ति को न केवल रसायन विद्या में निपुण होना चाहिए, बल्कि संरचनाओं में भी अत्यंत कुशल होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्म और ठंडी संरचनाओं की व्यवस्था बेहद मुश्किल है और इसके लिए काफ़ी समय और अनुभव की आवश्यकता होती है। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है, वांग हाओ उसमें उतनी ही ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगता है। इसलिए वांग हाओ ने शुरू से ही धीमी और थकाऊ व्याकरण को त्याग दिया। समय किसी का इंतजार नहीं करता। औषधीय द्रव के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद इसे जल्द से जल्द गोली के रूप में संघनित करना आवश्यक है। अन्यथा यदि समय थोड़ा भी अधिक हो जाता है तो यह आग की लपटों में अधिक देर तक रहने के कारण जल जाएगा या विस्फोट भी हो सकता है। इस औषधि को गाढ़ा करने की प्रक्रिया में 36 अलग अलग आकृतियां बनानी पड़ती हैं। इन आकृतियों को बनाने का समय और सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए जल्दबाजी में होने वाली गलतियों से बचने और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इन्हें सही ढंग से बनाने के लिए हाथ के संकेतों का उपयोग करना आवश्यक है। हालांकि वांग हाओ को हस्त संकेतों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे सिखाने के लिए कोई शिक्षक भी नहीं था।
इसलिए अंत में वांग हाओ के पास सबसे सरल विधि का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। स्टॉप्ड अध्याय 646 दृढ़ता। सबसे सरल तरीका है संरचनाओं की परतों को एक एक करके जमा करना। अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके एक ही बार में 36 संरचनाओं की व्यवस्था पूरी करें। यह एक बिल्कुल नई चुनौती है। मानसिक शक्ति का उपयोग करके एरे बनाना मुश्किल नहीं है। एक सामान्य शुरुआती एरे में अधिकतम 360 पंक्तियां होती हैं, यहाँ तक कि एक उच्च स्तरीय एरे भी 3000 पंक्तियों से अधिक नहीं होती। नवीनतम अध्यायों के लिए कृपया देखें वीक। सबसे संपूर्ण और सबसे तेजी से अपडेट होने वाले उपन्यासों को पढ़ने के लिए कृपया पिन@शू1 खोजें। हालांकि सभी 36 संरचनाओं को एक साथ व्यवस्थित करने और एक ही बार में सेटअप को पूरा करने के लिए सेटअप को यथासंभव कम समय में पूरा किया जाना चाहिए। इस वेबसाइट का डोमेन नाम याद रखें। ताइवान नॉवेल नेटवर्क पर ताइवानी उपन्यास पढ़ें .com बेहद सुविधाजनक। इससे काम और भी मुश्किल हो जाता है। अमृत को संघनित करने के लिए 36 सरणियों को बिछाने के लिए कुल 120,000 ऊर्जा रेखाओं की आवश्यकता होती है और प्रत्येक सरणी को दूसरों से पूरी तरह से अलग होना चाहिए, फिर भी अविभाज्य होना चाहिए। यदि किसी भी ऊर्जा सर्किट में खराबी आ जाती है तो सभी 120,000 ऊर्जा लाइनें बेकार हो जाएंगी। न केवल निर्माण प्रक्रिया विफल हो जाएगी और गोली संघनित नहीं हो पाएगी, बल्कि गोली के फटने का भी खतरा है, जिससे जान को भी खतरा हो सकता है। भले ही वांग हाओ अपनी मानसिक ऊर्जा को एक साथ 1000 भागों में विभाजित कर सके, लेकिन मानसिक ऊर्जा के प्रत्येक भाग को एक ही समय में 120 ऊर्जा रेखाओं को पूरा करना होगा। 36 सरणियों के बीच संबंध और प्रत्येक ऊर्जा रेखा की व्यवस्था बहुत सावधानीपूर्वक की जाती है और किसी भी प्रकार की गलती की अनुमति नहीं है। इससे पता चलता है कि यह कितना मुश्किल है। यदि आप गठन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए हाथ की मुद्राओं का उपयोग करते हैं तो ये बहुत सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए, सबसे सरल 9 अक्षरों वाले मंत्र के लिए भी 9 अंकों की पूर्ण श्रृंखला स्थापित करने हेतु कम से कम 8000 ऊर्जा धागों की आवश्यकता होगी। हालांकि हस्त मुद्राओं का उपयोग करके इसे केवल 9 हस्त मुद्राओं से ही पूरा किया जा सकता है। इससे समय की काफ़ी बचत होती है और कार्यक्षमता में काफ़ी सुधार होता है। दुर्भाग्यवश प्राचीन काल के पतन के बाद रसायन विद्या में सहायता के लिए हस्त चिन्हों का उपयोग करने की यह विधि बहुत पहले लुप्त हो गई। वर्तमान में पूरे अल्फा ब्रह्मांड में एक भी ऐसा कीमियागर नहीं है जो इस विधि में निपुण हो। इसलिए वांग हाओ के पास इस सबसे बुनियादी विधि का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसमें प्रत्येक रेखा को एक एक करके खींचना और प्रत्येक सरणी संरचना को एक एक करके स्थापित करना शामिल था। हालांकि यह कठिन है, लेकिन यह आपकी मानसिक शक्ति को प्रशिक्षित करने का एक अच्छा तरीका भी है। समय सीमित होने के कारण वांग हाओ गोलियों को परिष्कृत करना शुरू करने से पहले संरचना की व्यवस्था से पूरी तरह परिचित होने तक इंतजार नहीं कर सकता था। अन्यथा दिन के लिली के फूल खराब हो जाएंगे और अमृत कभी भी सफलतापूर्वक नहीं बन पाएगा। इसलिए वांग हाओ पूरी तरह सतर्क था और वास्तविक युद्ध में अभ्यास करने की योजना बना रहा था। हर बार वो वास्तव में रसायन प्रक्रिया को संचालित करेगा, जिससे विफलता की दर में काफ़ी वृद्धि होगी। औषधीय सामग्रियों की बर्बादी भी बहुत अधिक है। हालांकि वांग हाओ के लिए, जिनके पास 3000 मौके हैं, यह हार अभी भी स्वीकार्य है। इसके अलावा हर सप्ताह एजोर ड्रैगन स्पेस में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक बैच परिपक्व होता है। अनुमान है कि 3 महीनों में मज्जा शुद्धिकरण गोली को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्रियों के 1000 और भाग एकत्र किए जा सकते हैं। कुल 4000 सामग्रियों के साथ वांग हाओ को पूरा भरोसा था कि अपने कौशल से वो निश्चित रूप से उन्हें परिष्कृत करने में सफल हो जाएगा। अगर गोलियों का सिर्फ एक बैच भी सफल होता है तो भी यह वांग हाओ के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। आखिरकार रसायन शास्त्र में बिल्कुल भी अनुभव न रखने वाले एक नवोदित व्यक्ति के लिए 3999 असफलताओं में से एक सफलता प्राप्त करना एक जबरदस्त प्रोत्साहन है। आखिरकार रसायन विद्या एक बेहद महंगा पेशा है।
मुझे हजारों फेंकने वाले चाकुओं को संभालने का अनुभव है और मेरी सूक्ष्म नियंत्रण क्षमता प्राचीन काल के एक साधारण रसायनज्ञ प्रशिक्षु की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। 4000 मौकों में से कम एक बार तो सफल हो ही सकता हूँ। जोखिम उठाने और असफलता से न डरने की इसी भावना को अपनाते हुए वांग हाओ ने मूल तत्व को संघनित करने का अंतिम चरण शुरू किया। पिछले 2 चरणों की तुलना में इस चरण को बहुत कम समय में पूरा करना आवश्यक है, इसलिए वांग हाओ अब पहले की तरह धीमी गति से काम नहीं कर सकता है। सभी चरणों को एक ही बार में बहुत कम समय के भीतर पूरा करना होगा, इसलिए वांग हाओ के पास जरा सी भी चीज के लिए रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उफ, चलो काम पर लगे। वांग हाओ ने पूरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित किया और उनकी मानसिक ऊर्जा तुरंत हजारों धागों में विभाजित हो गई। हजारों आध्यात्मिक ऊर्जा के धागों को नियंत्रित करना वांग हाओ के लिए पहले से ही एक आम बात थी, लेकिन इसका उपयोग करके एक सरणी स्थापित करना कोई आसान काम नहीं था। विशेषकर जब 36 संरचनाएं आपस में गुंथी हुई हों, तो आध्यात्मिक ऊर्जा के 1000 धागों के लिए व्यवस्था और संयम बनाए रखना अत्यंत कठिन हो जाता है। हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते और हम कोई गलती नहीं कर सकते। जरा सी भी चूक सब कुछ बर्बाद कर देगी या फिर गोलियों के फटने का कारण भी बन सकती है। इस क्षण वांग हाओ के मस्तिष्क की कोशिकाएं बेतहाशा सक्रिय हो गईं, उसके शरीर का सारा रक्त उसके मस्तिष्क में प्रवाहित हो गया और उसकी मानसिक शक्ति चेतना के सागर में उमड़ पड़ी। वांग हाओ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसकी चेतना के सागर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति अब उतनी शुद्ध नहीं रह गई थी, बल्कि उसमें तारों की शक्ति का मिश्रण हो गया था। सटीक रूप से कहें तो वांग हाओ की आध्यात्मिक शक्ति तारा चेतना में परिवर्तित हो गई थी। इसे ही तो तारों की शक्ति कहते हैं। जल्दी सफलता पाने की लालसा में वांग हाओ इस बात को समझने में विफल रहा। इसलिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को 1000 भागों में विभाजित करने के लगभग तुरंत बाद संरचना स्थापित करने का पहला चरण गलत हो गया, जिससे नवगठित औषधीय तरल उबलने लगा और तेजी से 1 अरब गुना फैल गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक भीषण विस्फोट हो गया। सौभाग्यवश एजोर ड्रैगन कड़ाही कई सुरक्षात्मक संरचनाओं द्वारा सुरक्षित थी, जिसने गोली के विस्फोट को विनाशकारी परिणामों में तब्दील होने से रोक दिया। अगर ये तरल पदार्थ वांग हाओ के ठीक बगल में फट जाए तो यह उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा, उसका कोई निशान भी नहीं बचेगा। यह मुट्ठी के आकार के परमाणु बम के विस्फोट के बराबर है। इसकी शक्ति इतनी अधिक है कि कोई गृह स्तरीय शक्ति इसे आसानी से सहन नहीं कर सकती। इतनी भयावह विस्फोटक ऊर्जा का सामना करने के लिए कम से कम तारकीय स्तर की शक्ति की आवश्यकता होगी। जैसे ही एजोर ड्रैगन कड़ाही का ढक्कन उठाया गया, उसमें से धीरे धीरे एक काला मशरूम जैसा बादल उठा और वांग हाओ का चेहरा भी धुएं से काला हो गया। वांग हाओ ने अपना मुंह खोला और काले धुएं का एक झोंका बाहर निकाला। खांसी, ये तो हद से ज्यादा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तारों की शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के मिल जाने के बाद इस कवच की शक्ति 600 गुना बढ़ जाएगी। नतीजतन मूल कवच बहुत शक्तिशाली हो गया था और औषधीय द्रव इतनी तेजी से फैलाव को सहन नहीं कर सका, इसलिए वह फट गया। अपनी असफलता के अनुभव का सारांश बताने के बाद वांग हाओ के पास अपने चेहरे से काली राख पोंछने का भी समय नहीं था और वह गोली बनाने के अगले प्रयास में जुट गया। इस बार वांग हाओ ने अपनी गलती से सबक लिया और फॉर्मेशन की शक्ति को यथासंभव कम कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, पहले 6 फॉर्मेशन सफलतापूर्वक स्थापित हो गए। हालांकि 7वें फॉर्मेशन फ्रॉस्ट रून फॉर्मेशन को स्थापित करते समय फिर से एक दुर्घटना हो गई। ठंडी हवा बाहर निकल गई और वांग हाओ लगभग बर्फ की तरह जम गया। ... असफल, एक और असफलता। बार बार की असफलताओं के बावजूद वांग हाओ ने अथक परिश्रम किया, बाकी सब कुछ भुलाकर अपना पूरा ध्यान अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली को परिष्कृत करने पर केंद्रित किया। क्योंकि उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई शिक्षक नहीं था, इसलिए असफलता ही उनकी सबसे अच्छी शिक्षक बन गई। प्रत्येक असफलता से सीखें और अगले प्रयोग में उसमें सुधार करें। इसी निरंतर और अथक प्रयास के कारण हमने अपना लक्ष्य हासिल किया।
2 महीने बाद 2738 असफलताओं के बाद वांग हाओ आखिरकार अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोलियों का एक बैच तैयार करने में सफल हो गए। हालांकि इस बैच की गोलियों की गुणवत्ता उच्च स्तर की नहीं है, फिर भी बिना किसी अपवाद के सभी 9 गोलियां गोल मटोल हैं, शुद्ध आभा से युक्त हैं और प्रत्येक गोली शीर्ष श्रेणी की 9 सितारा अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली है। इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद वांग हाओ अपने अहंकार में बहक नहीं गया। उसने तुरंत अपने मन में परिष्करण प्रक्रिया को दोहराया। इसलिए आध्यात्मिक द्रव निकालने का पहला चरण बहुत शुद्ध नहीं होना चाहिए, अन्यथा अंतिम संघनन प्रक्रिया के दौरान गोली आसानी से फट जाएगी। दूसरे चरण में सम्लन का समय भी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अपने सभी अनुभवों का सारांश निकालने के बाद वांग हाओ ने सीखे गए सफल पाठों का अनुसरण करते हुए तुरंत फिर से गोलियां बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, गोलियों का ये बैच फिर से सफल रहा। वैक्स 6 स्टॉप्ड अध्याय 647 आधा कदम संत स्तरीय गोली। अगर गोलियों के पहले बैच को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में भाग्य का भी कुछ अंश शामिल था, इसलिए गोलियों के इस दूसरे बैच की सफलता वास्तव में रसायन शास्त्र की तकनीकों पर निर्भर थी। हा, कमाल, आखिरकार मैं कामयाब हो ही गया। अभी भी 260 सेट सामग्री बची हैं। एज और ड्रैगन स्पेस से इकट्ठा की गई औषधीय जड़ी बूटियों को मिलाकर मेरे पास कुल मिलाकर लगभग 800 सेट सामग्री हो गई हैं। क्यों न मैं इन सबको एक साथ परिष्कृत कर लूं। पहली बात तो ये कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपने रसायन शास्त्र कौशल को निखार सकता हूँ, और दूसरी बात, रसायन शास्त्र में अनुभव भी हासिल कर सकता हूँ। वांग हाओ ने 2 महीने तक बिना सोए अथक परिश्रम से गोलियां बनाई, फिर भी उनमें थकान का कोई लक्षण नहीं दिखा। नवीनतम अध्यायों के लिए कृपया देखें wepinshu.com। कोष्टक। विशेष रूप से गोलियों के 2 बैचों की सफलता के बाद वांग हाओ और भी अधिक उत्साहित हो गया था, मानो उसने कोई उत्तेजक पदार्थ ले लिया हो। उसका पूरा शरीर उत्साह से उबल रहा था और वह सभी सामग्रियों को एक साथ डालकर उन्हें परिष्कृत करने के लिए बेताब था। जैसे ही यह विचार उनके मन में कौंधा, वांग हाओ को अचानक एक प्रेरणा मिली। हाँ, पहले जब मैं औषधियाँ बनाता था तो समय बचाने के लिए एक साथ 10 भाग बना लेता था और परिणाम काफ़ी अच्छे होते थे। तो क्या गोलियों के लिए भी ऐसा किया जा सकता है? यह आलसी विचार वांग हाओ के दिमाग में सर्दी के वायरस की तरह तेजी से फैल गया। चूंकि हमारे पास अभी भी 800 सेट सामग्रियां हैं, तो क्यों न एक प्रयोग किया जाए। जब तक हम पिछली विधियों और चरणों का पालन करते हैं और उचित समायोजन करते हैं, तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए वांग हाओ ने सबसे पहले औषधीय जड़ी बूटियों के 10 भाग निकाले और फिर 9 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों की इन 10 गुना मात्रा को नीले ड्रैगन कड़ाही में डाल दिया। फिर उन्होंने परिष्करण शुरू किया। परिष्करण प्रक्रिया का पहला चरण वांग हाओ के लिए बहुत कठिन नहीं था और जल्द ही सभी 9 औषधीय जड़ी बूटियों का परिष्करण हो गया। हालांकि सम्लन के दूसरे चरण के दौरान एक विचलन हुआ, जिसके कारण सभी सामग्री जल गई। फिर से 790 और दस्तावेज। वांग हाओ ने दृढ़ता दिखाई और 10 और सेट सामग्री निकाल ली। 130 सेट सामग्री बर्बाद करने के बाद वांग हाओ को आखिरकार अपने 14वें प्रयास में सफलता मिली। एक बैच में औषधीय सामग्री की मात्रा 10 गुना करने पर एक बार में 92 गोलियां बनती हैं। सामग्री की अधिक मात्रा के कारण शमन प्रक्रिया के दौरान होने वाला नुकसान वास्तव में कम हो गया, इसलिए अंत में अपेक्षा से 2 अधिक टुकड़े प्राप्त हुए और प्रत्येक टुकड़े की गुणवत्ता 9 सितारों के मध्य से उच्च श्रेणी में बनी रही। वांग हाओ परिणाम से बहुत संतुष्ट थे। सभी 92 मज्जा शुद्धिकरण गोलियों को चीनी मिट्टी की बोतल में डालने के बाद वांग हाओ और भी ज्यादा बेचैन हो गया। 10 भागों की सामग्रियों को एक साथ परिष्कृत करना वांग हाओ के लिए कोई चुनौती नहीं थी, इसलिए उसने एक ही बार में 100 भागों की सामग्रियों को परिष्कृत करने का फैसला किया। सामग्री के 660 सेट बचे हैं, जो वांग हाओ के लिए 6 बार खर्च करने के बाद भी कुछ बचे रहने के लिए पर्याप्त हैं। यही फैसला है। अगर 600 भाग सामग्री बर्बाद भी हो जाए तो कोई अफसोस नहीं।
हमने पहले ही 110 मज्जा शुद्धिकरण गोलियां बना ली हैं, जो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा हैं, यानी 9। मुझे पहले ही बहुत बड़ा लाभ हो चुका है। अगर बची हुई 660 भाग सामग्री भी बर्बाद हो जाए तो कोई अफसोस नहीं। असफलता से मिला अनुभव बर्बाद हुई 600 भाग जड़ी बूटियों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। वांग हाओ को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ और उनका मन अधिक शांत हो गया। वास्तव में इस मानसिक स्थिति ने उन्हें रसायन शास्त्र के अनुभव को संचित करने और समझने में तेजी से प्रगति करने में सक्षम बनाया। अंततः अप्रत्याशित रूप से एक साथ 100 भागों की सामग्री को परिष्कृत करने के पहले 5 प्रयासों में असफल होने के बाद वांग हाओ छठे प्रयास में सफल हो गया। इसके अलावा सफलतापूर्वक परिष्कृत की गई सभी गोलियों में से 3 दोषपूर्ण गोलियों को छोड़कर शेष सभी 931 गोलियां अच्छी गुणवत्ता की थीं, कम से कम मध्य श्रेणी की 9 सितारा और यहां तक कि 16 शीर्ष श्रेणी की 9 सितारा अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोलियां भी थीं। उच्च श्रेणी की गोलियां बेहतरीन गुणवत्ता वाली गोलियों से भी कहीं अधिक दुर्लभ होती हैं और उनका प्रभाव भी अधिक शक्तिशाली होता है। सामान्य तौर पर यहाँ तक कि सबसे अनुभवी रसायन शास्त्रियों के लिए भी उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां सफलतापूर्वक बनाने की संभावना बहुत कम होती है। सामान्य तौर पर यदि किसी जड़ी बूटी की औषधीय प्रभावकारिता 80% तक पहुंच जाती है तो उसे मध्यम श्रेणी की जड़ी बूटी माना जा सकता है, जबकि 95% या उससे अधिक तक पहुंचने पर उसे उच्च श्रेणी की जड़ी बूटी माना जाता है। अपने औषधीय प्रभावों को पूरी तरह से प्रकट करने के अलावा उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों के सेवन के प्रभाव भी सर्वोत्तम होते हैं, इसीलिए इसका नाम उच्च गुणवत्ता रखा गया है। 9वीं श्रेणी की सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली गोली के बाद अगला स्तर संत श्रेणी की गोली का होता है। इसलिए रसायन शास्त्रियों के बीच 9वीं श्रेणी की सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली गोली को अक्सर संत श्रेणी की आधी गोली कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वांग हाओ संत स्तर की औषधियां बनाने की सीमा तक पहुंच चुका है। उसे संत स्तर की औषधियां बनाने और एक सच्चा संत स्तर का रसायनज्ञ बनने के लिए केवल एक और कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्तमान में पूरी आकाशगंगा में केवल एक ही कीमियागर, मास्टर कीमियागर, संत श्रेणी के कीमियागर के स्तर तक पहुंचा है। ये ध्यान देने योग्य है कि रसायन शास्त्री फार्मासिस्टों की तुलना में अस्तित्व के उच्च स्तर पर होते हैं। कम से कम रसायन शास्त्र के उस्तादों को गोलियों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, गोलियों को परिष्कृत करने की विधियों के बारे में तो और भी कम। दूसरे शब्दों में कहें तो वांग हाओ की रसायन विद्या में महारत निस्संदेह संपूर्ण आकाशगंगा में सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ तक कि रसायन विद्या के उस्तादों से भी कहीं अधिक है। यदि वांग हाओ एक संत स्तरीय कीमियागर बन जाता है तो न केवल आकाशगंगा में एक कीमियागर के रूप में उसकी उपाधि प्रथम स्थान पर होगी, बल्कि वह पूरे अल्फा ब्रह्मांड में उन गिने चुने कीमियागरों में से एक होगा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल के वंशजों में भी, उन प्राचीन परंपराओं को विरासत में पाने वाली जातियों में भी किसी रसायनज्ञ का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। इसके अलावा वांग हाओ जैसा युवा व्यक्ति संभवतः पूरे अल्फा ब्रह्मांड में इकलौता है। इसलिए ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वांग हाओ अब पूरे अल्फा ब्रह्मांड में युवा पीढ़ी के शीर्ष रसायनज्ञ हैं। हालांकि वांग हाओ के लिए ये बातें पूरी तरह से अप्रासंगिक थीं, क्योंकि वह इन मामलों से अनभिज्ञ था और उसने कभी इन पर विचार भी नहीं किया था। इस समय आधे चरण की संत स्तरीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की खुशी के अलावा वांग हाओ अंतहीन थकान से भरा हुआ था। मैं पिछले 2.5 महीनों से लगातार बिना सोए गोलियां बना रहा हूँ। मेरी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और मेरा शरीर बुरी तरह से थका हुआ है। मेरे शरीर की हर कोशिका को आराम की सख्त जरूरत है। इससे पहले कि वह गोलियों को पैक कर पाता, वांग हाओ जमीन पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। वह बहुत थका हुआ था। लेटते ही 10 सेकंड से भी कम समय में वह खर्राटे लेने लगा। वह तुरंत गहरी नींद में सो गया। वह लगातार 10 दिन और 10 रात सोता रहा और अंत में वांग हाओ भूख से लगभग जाग ही गया। लगभग 3 महीने तक पानी की एक बूंद या चावल का एक दाना भी न खाने के बाद
वांग हाओ असहनीय भूख और प्यास से जाग उठा। उसने पहले कभी इतनी भूख महसूस नहीं की थी। अगर वह दसियों हजार किलोग्राम वजनी किसी विशालकाय जीव को भूनता तो शायद वह उसे एक ही बार में खा जाता। किसी को नमस्कार किए बिना वांग हाओ सीधे एजोर ड्रैगन स्पेस से बाहर निकला और रेस्तरां में सारा खाना चट कर गया। फिर भी वह अपनी अत्यधिक भूख को दबा नहीं सका। चलो कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और भरपेट खाना खाते हैं ताकि हाल ही में हमें जिस चीज़ की कमी महसूस हुई है उसकी भरपाई हो सके। लेकिन मैंने पिछले डिनर से मिले अपने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इस्तेमाल कर लिए हैं। क्यों न मैं अपने पास मौजूद कुछ बोन मैरो क्लींजिंग पिल्स बेच दूं और कुछ मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल कर लूं। इससे एक खाने का खर्च आसानी से निकल जाएगा। भूमिगत स्थान से बाहर निकलने के बाद वांग हाओ ने मिशन हॉल में टहलने, मज्जा शुद्धिकरण गोलियों के बाजार मूल्य की जांच करने और फिर उन्हें ऑनलाइन व्यापार के लिए सूचीबद्ध करने की योजना बनाई। वैक्स 6 स्टॉप्ड अध्याय 648 एक पुराना परिचित। हीरोज सिटी की सतह। हीरोज का शहर इमारतों से भरा पड़ा है, लेकिन रहने योग्य जगह बेहद कम है। इसका 90% से अधिक क्षेत्र विभिन्न महाहथियारों से ढका हुआ है। नवीनतम अध्याय के लिए कृपया वेबसाइट का पता देखें। इनमें से कुछ भयानक महाहथियार अत्यंत प्राचीन हैं। इन पर खुदे हुए चिन्ह बार बार जंग लगने, फिर से उत्कीर्ण होने और मौसम के प्रभाव से घिसने के कारण नष्ट हो गए हैं। कई बार जीर्णोद्धार के बाद इन्हें अक्षुण्ण रूप से संरक्षित किया गया है। उन प्रतीकों से निकलने वाले कभी कभार ऊर्जा उतार चढ़ाव से वांग हाओ को मोटे तौर पर यह अंदाजा हो गया था कि इन महाहथियारों की शक्ति कितनी भयावह थी। इन गोलाकार महाहथियारों के एक ही हमले से अमर शक्ति का भी सफाया हो जाएगा। उनकी आत्मा बिखर जाएगी और वे पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से मृत हो जाएंगे। सड़कें सुनसान थीं। सामान्य ग्रहों के शहरों की चहल पहल भरी सड़कों के विपरीत 9वें स्तर के योद्धाओं को सड़कों पर घूमते देखना दुर्लभ था। जैसा मुझे याद था, धीरे धीरे हीरो सिटी के मिशन हॉल की ओर बढ़ते हुए कई संकरे रास्तों से गुजरने के बाद आखिरकार हीरो सिटी का मिशन हॉल नजदीक आ रहा था। कृपया ध्यान रखें कि ताइवान नोवेल नेटवर्क बेहद विचारशील है और टूऑन कॉम सबसे तेज अध्याय अपडेट पढ़ने के लिए एक बेहद सुविधाजनक वेबसाइट है। उस मानव योद्धा की पीठ तो जानी पहचानी सी लग रही है। दूर से वांग हाओ ने मिशन हॉल के प्रवेश द्वार पर सफ़ेद सूट पहने एक हटे कट्टे आदमी को खड़े देखा। जब वांग हाओ ने उस आकृति को देखा तो उसके मन में सबसे पहले कियान शियाओबाओ का ख्याल आया, जिसे वह पृथ्वी पर जानता था। ये दोनों मोटे आदमी कद, शारीरिक बनावट में लगभग एक जैसे हैं और यहाँ तक कि उनकी पीठ भी एक जैसी है। वांग हाओ चिल्लाया, कियान शियाओबाओ। वांग हाओ की आवाज़ सुनकर मोटा आदमी स्पष्ट रूप से चौंक गया और फिर धीरे धीरे मुड़ गया। घटनाक्रम के इस मोड़ ने वांग हाओ को चौंका दिया। वह मोटा आदमी झुर्रियों वाले चेहरे, सफ़ेद बालों वाली कनपटी और 70-80 साल की उम्र का दिखने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था। चेहरे की बनावट के मामले में वह कियान शियाओबाओ से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन वह उससे काफ़ी बड़ा दिखता है। मेरे युवा मित्र, तुमने मुझे किसी और के लिए गलत समझा होगा। मेरा नाम कियान बू एर है, लेकिन तुमने अभी जिस नाम से पुकारा उससे लगता है कि वह मेरे वंशजों में से एक है। क्या? कियान बू एर। वांग हाओ का चेहरा एकदम सख्त हो गया। फिर उसने अचानक अपना माथा पीट लिया और उसे याद आया कि बू एर पवेलियन के नाम में ये 2 शब्द हैं। क्या ये कियान बू एर ही बू एर पवेलियन के प्रसिद्ध संस्थापक हैं? वांग हाओ ने उत्सुकता से पूछा। वरिष्ठ महोदय, क्या आप श्री कियान बू एर हैं, जो बू एर पवेलियन के संस्थापक हैं? दूसरे पक्ष ने हल्के से सिर हिलाया। जी हाँ, बू एर पवेलियन सचमुच मेरी संपत्ति है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस ग्रह से आए हैं, मेरे युवा मित्र? मेरी कमज़ोर नज़र के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने कभी इतने कम उम्र के 9वें स्तर के योद्धा को इस वीर नगरी में आते नहीं सुना। वांग हाओ का हीरो सिटी में आगमन एक सैन्य रहस्य था और इसकी पहले से कोई घोषणा नहीं की गई थी। ये पूरी तरह से गुप्त सैन्य अभियान था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था।
वरिष्ठ, मेरा नाम वांग हाओ है और मैं पृथ्वी से हूँ। मैं वास्तव में आपके परिवार के कियान शियाओबाओ और कियान दाबाओ से काफी परिचित हूँ और मैंने बू एर गे के साथ कुछ लेन देन भी किए हैं। ओह, कियान बू एर की आंखों में थोड़ी हैरानी झलक गई और उसका चेहरा तुरंत दिलचस्प हो गया। तो बात ये है, हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पृथ्वी से हो। वैसे हम तो एक ही देश के नागरिक हैं। पृथ्वी मेरा भी गृह नगर है, लेकिन मैं लगभग 100 सालों से वापस नहीं गया क्योंकि मैं फालतू कामों में बहुत व्यस्त था। कियान शियाओबाओ की सहजता की तुलना में बू एर पवेलियन की मालकिन कियान बू एर काफी सुस्त, मिलनसार और पारंपरिक हैं। हमारा मिलना तो संयोग ही है। क्यों ना आप कुछ देर के लिए मेरी दुकान पर आएं और मुझे मेजबानी का अपना फर्ज निभाने दें। मैं लगभग 70 वर्षों से इस वीर नगरी में रह रहा हूँ। मेरी दुकान सड़क के ठीक सामने है, बस थोड़ी ही दूर पैदल चलना है। क्यों न हम चाय पर बैठकर दोस्त बने और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानें। एक कनिष्ठ होने के नाते वांग हाओ आतिथ्य सत्कारशील श्री कियान के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सका। संयोगवश उसके पास बेचने के लिए कुछ अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोलियां और बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी थीं, इसलिए उसने श्री कियान का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो फिर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। ... 10 मिनट बाद दोनों ने 2 ब्लॉक पार किए और एक सुनसान गली में पहुंच गए। गली के अंत में एक छोटी सी किराने की दुकान दिखाई दी। रास्ते में मौजूद अन्य दुकानों की तुलना में ये बेहद जर्जर लग रही थी और इस पर कोई साइनबोर्ड भी नहीं था। ये हीरो सिटी में स्थित बू एर गे का फ्लैगशिप स्टोर है। अगर वांग हाओ की मुलाकात कियान बू एर से संयोगवश न हुई होती, तो उसके लिए यह विश्वास करना मुश्किल होता कि आकाशगंगा में स्थित रहस्यमय और समृद्ध बू एर पवेलियन में ऐसी जर्जर दुकान मौजूद हो सकती है। स्टोर में केवल एक ही रोबोट सहायक के रूप में काम कर रहा है और चूंकि ज्यादा ग्राहक नहीं है, इसलिए स्टोर अक्सर अर्धबंद अवस्था में रहता है। वांग हाओ को दुकान के अंदर ले जाने के बाद कियान बू एर ने दुकान का दरवाजा बंद कर दिया और फिर वांग हाओ को भूमिगत हॉल में ले गई। जमीन के ऊपर मौजूद 100 वर्ग मीटर से भी कम जगह की तुलना में इस किराना स्टोर का भूमिगत स्थान काफी शानदार है। मुझे खेद है कि मैंने आपको हंसाया, भाई वांग हाओ। हीरो सिटी में जमीन के ऊपर की दुकानों का किराया बहुत ज्यादा है। पैसे बचाने के लिए मेरे पास भूमिगत जगह में यह विचार लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे यकीन है कि आपको यह मजेदार लगेगा। वांग हाओ को पता था कि उस परिसर में किसी भी दुकान का न्यूनतम किराया 10,000 अंशदान अंक प्रति वर्ग मीटर प्रति माह था। साधारण सी दिखने वाली जनरल स्टोर बू एर गे में भूतल की जगह किराए पर लेने के लिए ही 1 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। इस जनरल स्टोर के भूमिगत हिस्से में कुल 10 मंजिलें हैं, जो 100,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं। ऊपरी 9 मंजिलें तरह तरह की छोटी मोटी वस्तुओं से भरी हुई हैं और वहां घूमने फिरने के लिए बहुत कम जगह है। 10वीं भूमिगत मंजिल पर पहुंचते ही जगह अचानक रोशन हो गई और पूरा क्षेत्र नाटकीय रूप से खुल गया। 10 मंजिलों में फैला ये भूमिगत स्थान आश्चर्यजनक रूप से एक विशाल कार्यालय है जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक है। कार्यालय को ताजगी भरे और सुरुचिपूर्ण अंदाज में सजाया गया है, जो सादगीपूर्ण होने के साथ साथ भव्य भी है। कार्यालय के बीचों बीच एक रोजवुड की मेज है, जिसके बगल में असली चमड़े के सोफे रखे हैं। दीवारों और छत पर लगे 3D प्रोजेक्टर से ऐसा लगता है मानो आप किसी स्वर्ग में हों, जहां पक्षी चहचहा रहे हों और फूल खिल रहे हों। मेरे युवा मित्र वांग हाओ, कृपया बैठ जाइए। मेरा कमरा थोड़ा अस्त व्यस्त है, कृपया बुरा मत मानिएगा। यह बारिश से पहले की लोंगजिंग चाय है जो मैंने खास तौर पर पृथ्वी से मंगवाई है। इसे चखकर देखिए कि इसका स्वाद असली है या नहीं। कियान बू एर ने स्वयं अपनी स्थानिक अंगूठी से चाय का सेट और चाय की पत्तियां निकाली और वांग हाओ के लिए लोंगजिंग चाय का एक बर्तन बनाया। इस तथ्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कियान बू एर हमेशा अपनी स्थानिक अंगूठी में चाय के सेट रखता है, इसलिए वह चाय का पारखी जरूर होगा। वांग हाओ को चाय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी,
लेकिन मेजबान के गर्मजोशी भरे निमंत्रण को देखते हुए वो बुनियादी शिष्टाचार जानता था। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। इतना कहने के बाद वांग हाओ ने दोनों हाथों से चाय का एक छोटा कप उठाया, उसे सीधे अपने होठों तक ले गया और एक ही घूंट में पी गया। वांग हाओ को सचमुच भूख लगी थी। वो बिना किसी झिझक के कुछ भी खा लेता, चाहे वह चाय हो या खाना। वांग हाओ के जमकर शराब पीने पर बूढ़े मास्टर कियान दिल खोलकर हंस पड़े। कैसी है? इस चाय का स्वाद कैसा है? आकाशगंगा में इस तरह की चाय 1 ग्राम के लिए 1 अरब स्टार कॉइन में बिकती है और संघीय राष्ट्रपति को भी साल में केवल 3 औंस ही मिल पाते हैं। वांग हाओ थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने चाय बहुत जल्दी पी ली थी और उसका स्वाद बिल्कुल नहीं चखा था। हालांकि इस समय जीभ के अगले हिस्से पर केवल एक हल्का, ताजगी भरा और थोड़ा कड़वा स्वाद महसूस हो रहा था, जिसमें मिठास का भी हल्का सा एहसास था। वांग हाओ इस भावना का वर्णन नहीं कर सका। वैक्स 6 स्टॉप्ड अध्याय 649 खेती में सफलता। हालांकि वांग हाओ को कड़वी चाय पीने की आदत नहीं थी। लोंगजिंग चाय खत्म करने के बाद वांग हाओ को अचानक याद आया कि पेनी ने शेनलोंग स्टार पर उसे 100 फूलों वाली चाय का एक बड़ा डिब्बा दिया था। पृथ्वी पर अपने दोस्तों और माता पिता को कुछ देने के अलावा उसने इसका एक बड़ा हिस्सा अपने एजोर ड्रैगन स्पेस में भी रखा हुआ था। वरिष्ठ महोदय, ये लोंगजिंग चाय अच्छी है, लेकिन ये बाइहुआ चाय के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मेरे पास यहाँ बाइहुआ चाय है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप मेरी बाइहुआ चाय चखना चाहेंगे? कियान बू एर को वांग हाओ की बातों पर संदेह था। वांग हाओ के व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वह चाय समारोह के बारे में बिल्कुल नौसिखिया था। हालांकि वांग हाओ के कड़े शब्दों ने कियान बू एर को थोड़ा असहज कर दिया। ठीक है, मैं इसका अच्छे से स्वाद चखने जा रहा हूँ। वांग हाओ ने लापरवाही से एजोर ड्रैगन स्पेस से 100 फूलों वाली चाय की कुछ पत्तियां उठाईं और उन्हें मेज पर रखी ट्रे पर रख दिया। वांग हाओ के असभ्य व्यवहार को देखकर कियान बू एर बोलने में हिचकिचाई, लेकिन सीधे तौर पर कुछ कहना नहीं चाहती थी। वांग हाओ ने लापरवाही से मुट्ठी भर 100 फूलों वाली चाय उठाई, जिसका वजन कम से कम 3 औंस था और जिससे 4 लोगों के लिए पर्याप्त चाय बन सकती थी। वांग हाओ का ऐसा फिजूल खर्ची वाला व्यवहार चाय के पारखी को बेहद आपत्तिजनक लगेगा। हालांकि कियान बू एर का रवैया बहुत अच्छा था और उसका वांग हाओ को दोष देने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि कियान बू एर का चेहरा अचानक जम गया। उसे अचानक एक हल्की फूलों की खुशबू महसूस हुई, एक समृद्ध और अवर्णनीय खुशबू जो 100 फूलों की मादक सुगंध से भरी हुई थी। एक पल के लिए कियान बू एर के चेहरे पर नशे का गहरा भाव दिखाई दिया और वह कुछ समय के लिए अपना संयम भी खो बैठी। ये किस तरह की फूलों की चाय है? ये इतनी खुशबूदार कैसे हो सकती है? इसे पीकर मुझे ताजगी और मदहोशी का एहसास हो रहा है, मानो मेरी आत्मा इसकी खुशबू से मदहोश हो गई हो। मेरे प्यारे दोस्त वांग हाओ, मुझे आश्चर्य है कि इस 100 फूलों की चाय को बनाने में किस तरह के फूलों का इस्तेमाल किया गया है। मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करें, लेकिन अपने 100 वर्षों के जीवन में मैंने कभी ऐसी बेहतरीन चाय नहीं देखी। कियान बू एर ने बड़ी बड़ी आंखों से वांग हाओ को देखा और बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार करने लगी। इस फूलों की चाय को 100 फूल चाय कहते हैं। इसे मेरी एक दोस्त ने बनाया है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि इसमें कौन से फूल इस्तेमाल हुए हैं। पता लगाने के लिए मुझे अपनी दोस्त से दोबारा मिलना पड़ेगा। वैसे मेरे पास मिट्टी के बर्तनों का एक सेट भी है जो इस 100 फूल चाय के साथ बिल्कुल मेल खाता है। इन बर्तनों में बनी 100 फूल चाय का स्वाद और भी बढ़िया होता है। जब वह बोल रहा था तभी वांग हाओ ने वह चाय का सेट निकाला जो पेनी ने उसे दिया था। लगता है आपका दोस्त चाय समारोह का उस्ताद है, यहाँ तक कि चाय के बर्तन भी खुद बनाता है। ऐसा तो वही सच्चा उस्ताद कर सकता है जिसने अपना पूरा जीवन चाय समारोह को समर्पित कर दिया हो। अगर ऐसा है तो मेरी लोंगजिंग चाय वाकई इस बाइहुआ चाय से घटिया है। दादा कियान ने चाय का सेट उठाया और फिर अपनी स्पेशल रिंग से उत्तम झरने के पानी से भरा एक बर्तन निकाला।
उन्होंने चाय के सेट में पानी भरा और उसे उबालने के लिए कोयले की आग पर रख दिया। पानी उबलने के बाद उन्होंने सीधे चाय नहीं बनाई। इसके बजाय उन्होंने उबलते झरने के पानी से चाय के बर्तनों को साफ किया और फिर 100 फूलों की चाय बनाने के लिए झरने के पानी का एक और बर्तन उबाला। वांग हाओ को चाय समारोह की समझ नहीं थी, लेकिन कियान लाओ को गंभीर भाव और शानदार तकनीकों के साथ सीधे बैठे देखकर एक आम आदमी भी बता सकता था कि कियान लाओ चाय के उस्ताद नहीं थे, एक उत्साही चाय प्रेमी तो दूर की बात है। फूलों की चाय बनाने के लिए पानी का तापमान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और न ही इसे बहुत देर तक उबालना चाहिए। इस प्रकार की फूलों की चाय बहुत सुगंधित होती है और अगर पानी बहुत गर्म होगा तो पंखुड़ियों की सुगंध नष्ट हो जाएगी। ये कहते हुए श्री कियान ने चायदानी पर अपनी उंगलियां रखकर अंदर उबलते पानी का तापमान महसूस किया। कोयले की आग बुझने के बाद एक पल रुके और फिर श्री कियान ने अचानक बिजली की गति से अपने हाथ चलाए, जल्दी से 3 उंगलियां बढ़ाकर मेज से चाय की पत्तियों की उचित मात्रा उठाए और उन्हें चायदानी में डाल दिया। एक पल इंतजार करें, फूलों की चाय तैयार है। युवा मित्र वांग हाओ, क्या 100 फूलों की चाय बनाने की यह विधि सही है? बूढ़े कियान ने गंभीर भाव से पूछा। वांग हाओ को चाय के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और उसे ये भी नहीं पता था कि इसे कैसे बनाया जाता है, लेकिन उसे धुंधला सा याद था कि पेनी चाय कैसे बनाया करती थी। वांग हाओ ने पेनी की चाय बनाने की क्रियाओं की तुलना श्री कियान की चाय बनाने की क्रियाओं से की, जो उसके सामने हो रही थीं। उसने पाया कि चाय बनाने की क्रियाओं का क्रम मूल रूप से एक जैसा था। अगर वांग हाओ को ये पता नहीं होता कि ओल्ड कियान पेनी को नहीं जानता, तो शायद उसे शक होता कि ओल्ड कियान ने पेनी से चाय बनाने की कला चुराई है। इसलिए वांग हाओ मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, श्री कियान, आपकी चाय बनाने की विधि बिल्कुल मेरे दोस्त जैसी ही है। ओह, हा हा हा, बूढ़े कियान ने सिर हिलाया और हंसे, फिर खुद वांग हाओ के लिए 100 फूलों की चाय डाली और उन्हें थमा दी। भाई वांग हाओ, इसे चखकर देखिए, स्वाद कैसा है। वांग हाओ ने असभ्यता दिखाते हुए 100 फूलों वाली चाय उठाए और उसे एक ही घूंट में पी गया। चाहे शराब पीना हो या चाय, वांग हाओ हमेशा से इतने उदार और स्पष्टवादी रहे हैं। 100 फूलों की चाय परोसते ही उसकी सुगंध मुंह में बस जाती है। ताज़ा और मनमोहक खुशबू सीधे मुंह से दिमाग तक पहुंचती है और फिर पूरे शरीर में, आंतरिक अंगों से लेकर हाथ पैरों तक फैल जाती है। ऐसा लगता है मानो शरीर में बिजली का करंट दौड़ रहा हो और शरीर की हर कोशिका आराम से खींच रही हो। ऐसा लगता है मानो पूरा व्यक्ति खिले हुए फूलों के सागर में पहुंच गया हो, चारों ओर तरह तरह की अनोखी फूलों की सुगंध से घिरा हुआ हो। वांग हाओ काफी समय से शांत नहीं हो पा रहा था, अपने मन को आराम नहीं दे पा रहा था और इस 100 फूलों वाली चाय के स्वाद का ठीक से आनंद नहीं ले पा रहा था। मार्शल आर्ट का मार्ग तनाव और विश्राम के संतुलन में, आराम करने और सहज रहने के उचित तरीके में निहित है। पिछले 6 महीनों से वांग हाओ ने अपना लगभग सारा समय उन्मत्त प्रशिक्षण और लड़ाइयों में बिताया है और उसे बैठने और अपनी तनावग्रस्त और थकी हुई नसों को आराम देने का लगभग कोई अवसर नहीं मिला है। चाय पीने के इस सुकून भरे सत्र के दौरान वांग हाओ ने अचानक अपने मन को शांत किया और 100 फूलों वाली चाय के चमत्कारी प्रभावों से ऐसा लगा कि जिस अड़चन को वह पहले अस्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था, वह दूर होने लगी है। ऐसा लगा मानो अंडे का छिलका टूटकर खुल गया हो और उसमें से तितली निकल रही हो। वांग हाओ ने जब अपनी तनावग्रस्त नसों को शिथिल होते हुए महसूस किया, तो उसे पुनर्तः आराम का अनुभव हुआ, मानो वह दुनिया के साथ एक हो गया हो, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य की अनुभूति हुई हो। उस क्षण वांग हाओ फूलों के सागर से घिरा हुआ था, मानो वह पूरी दुनिया में हो, उसका शरीर और मन पूरी तरह से इस दुनिया में एकीकृत हो गया हो। यह एहसास कितना अद्भुत है, कितना आरामदायक है। अचानक वांग हाओ ने देखा कि उसके दांतियान में स्थित ओरिजिन फोर्स स्टार कोर अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ फट पड़ा और उसकी जानकारी के बिना ओरिजिन फोर्स स्टार कोर का आकार अचानक एक साइज बढ़ गया। उसकी चेतना के सागर में स्थित काला मोती धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे कोई ग्रह घूम रहा हो। इस समय वांग हाओ की मानसिक शक्ति साधना 9वें रैंक के मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच चुकी है, जो कि ग्रहीय स्तर का मध्यवर्ती स्तर है।
इस बीच उसके दांतयान के भीतर मौजूद आदिम शक्ति का केंद्र 9वें मध्यवर्ती स्तर की दहलीज के करीब पहुंचता प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस एक और कदम आगे बढ़ने पर यह काले मनके की तरह घूमना शुरू कर देगा। चाहे वह सार, छी या आत्मा की मध्याह्न रेखा हो, इनमें से किसी भी ऊर्जा खगोलीय पिंड के घूर्णन की शुरुआत ये दर्शाती है कि वो मध्यवर्ती ग्रहीय स्तर में प्रवेश कर चुका है। जीवन के रहस्य और ब्रह्मांड के रहस्य में एक अद्भुत समानता है। ये समानता सार, ऊर्जा और आत्मा के 3 चैनलों के विकास में पाई जा सकती है। स्टॉप्ड।